चलिए एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके और शुरू करते हैं आपकी क्लासेस को। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज आपका 126वां नंबर सेट का डिस्कशन होना है और सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका इजी है, कितनी बार आप पढ़ चुके हैं। आपके सामने में दे रखा है यहां पर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, इन चारों का मैचिंग कराना है। ये आपको मैच कराना है इसके साथ में। तो सबसे पहला चीज है, हम लोग जानते हैं कि दृष्टि दोष में हम लोग जानते हैं कि मायोपिया होता है। कैसी बीमारी की अगर हम बात करते हैं, यहां पर मायोपिया की हम बात करते हैं और मायोपिया को क्या कहते हैं, तो इसको निकट दृष्टि दोष के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया हम कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नजदीक की वस्तु इसमें दिखती है, दूर की वस्तु इसमें नहीं दिखती है। नजदीक की वस्तु दिखती है लेकिन इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती है। जब दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो यहीं पर उपचार कराने के लिए डॉक्टर लेंस लगाता है। और आप आसानी से समझ गए होंगे, लगातार क्लासेस कर रहे होंगे, तो उपचार कराने के लिए कौन सा लेंस लगाएगा डॉक्टर, तो डॉक्टर वैसा लेंस लगाएगा जो प्रकाश को दूर भगाता है। तो हमारे पास दो लेंस होता है, एक लेंस हमारा उत्तल लेंस होता है, हम सभी लोग जानते हैं, और दूसरा लेंस हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा अवतल लेंस होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो लेंस हमारा होता है ना, इस लेंस की अगर हम बात करते हैं, इस पर प्रकाश अगर पड़ती है तो प्रकाश को नजदीक लाता है, प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश को कन्वर्ज करता है, नजदीक लाता है। लेकिन ये वाला जो लेंस हमारा होता है, इस लेंस की अगर बात करते हैं, जैसे प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश को ये दूर फैलाता है, ये प्रकाश को क्या करता है, दूर भगाता है। तो मेरे भाई अगर दूर की वस्तु को देखना है तो प्रकाश को दूर भगाना पड़ेगा। इसका मतलब है चश्मा में जो लेंस लगेगा दूर भगाने वाला लगेगा, और दूर भगाने वाला कौन सा लेंस है, तो कहेंगे यहां पर अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसी तरीके से हमारा हाइपरमेट्रोपिया की हम बात करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया जिसको आप दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको दूर दृष्टि दोष हम कहते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं तो दूर की वस्तु दिखती है आपको, दूर की जो वस्तु है दिखती है, लेकिन नजदीक की वस्तु आपको नहीं दिखती है। ऐसे केस में नहीं दिखेगा तो आपको यहां पर उपचार करना पड़ेगा। और जो नजदीक दिखाने के लिए, तो प्रकाश को नजदीक लाने के लिए हमारा उत्तल लेंस यहां पर होता है, और चश्मा में उत्तल लेंस लगाएंगे और आसानी से आप नजदीक की वस्तु को देख पाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष होगा, यानी नजदीक दिखता है दूर नहीं दिखता है, तो अवतल लेंस लगाएंगे। यानी कहने का मतलब है, इसका मिलान अगर करना होगा तो अवतल लेंस कहां पर दे रखा है, ये कॉन्वेक्स लेंस हमारा है, अवतल लेंस कहां, यहां दे रखा है, ये अवतल लेंस हमारा दे रखा है। इसका मतलब है 3 हो जाएगा, ए का हमारा मिलान 3 हो जाएगा। दूसरा में हमारा हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस होगा, इसका मतलब ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, यहां बी का 4 है, यहां पर बी का 3 है, यहां पर बी का 1, ए का 3 बी का 1 हमारा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी और भी हमारा दे रखा है, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। इससे आपको पता होगा कि न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने लिया था प्रिज्म, जिसको ग्लास का प्रिज्म कहते हैं, और इस ग्लास के प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश को गिराया। एक वर्णी प्रकाश सूर्य की प्रकाश होती है, वो सीधे नहीं जाकर के, चूंकि माध्यम चेंज करेगा, सीधे नहीं जाकर के वो क्या हुआ, तो 7 रंगों में वो विभक्त हो गया इस तरीके से। सबसे नीचे में हमारा वायलेट रंग था, सबसे ऊपर में रेड कलर का था। और टोटल कितने कलर इसमें प्राप्त हुआ, तो हम लोगों को यहां पर VIBGYOR 7 कलर हमें यहां पे प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट आता है वो प्रिज्म के द्वारा पता चला था। और आपको ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग कलर आपको यहां पर प्राप्त हुआ था। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से आपको अलग अलग कलर प्राप्त हुआ था, टोटल 7 कलर मिला। तो एक वर्णी प्रकाश जो होता है उसमें कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसका मतलब है आप इसको 4 के साथ मैच करा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई, यहां पर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा 4 हो गया, 3 1 और लास्ट में बचेगा क्या, 2। तो 3 1 4 2 आपको मिल रहा, आंसर करेंगे ओ, हमारा आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। और हम लोगों को पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम लोग कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा होता है, इस ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करते हैं, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका मिलान हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपको R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में आपको दे रखा है, तब आपको बताना है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। मेरे भाई आपको है क्या किया था उसमें, है
अगर श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो आपको टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, आप जितना भी रेजिस्टेंस जोड़ लीजिए, सबको जोड़ते चले जाइए इस तरह से, जितना भी रेजिस्टेंस होगा सबको जोड़ करके आप कहां तक पहुंचा सकते हैं, तो आप इसको n तक पहुंचा सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस का मान हमेशा बढ़ता है। इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा होगा, टोटल प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है टोटल रेजिस्टेंस का जो मान होता है हमेशा बढ़ता है। इसमें हमेशा क्या है, तो कि हमेशा ये बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। कहां आया है, पिता आया है, कहां आया अभी तक? तो आपको टोटल रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता, और टोटल रेजिस्टेंस का जो बढ़ता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा वैल्यू हमारा टोटल मान निकल करके आता है। उसके बाद आता है, अगर हम समानांतर क्रम की अगर बात करते हैं, अगर समानांतर क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो आपको पैरेलल कनेक्शन करना होता है। तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये 1 में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्या, 1/R1 प्लस में 1/R2 कहां तक करेंगे, तो ये आपको फाइनली n तक आपका हो सकता है। अगर 2 के लिए निकालना है तो डायरेक्ट आप निकालिएगा, 2 के लिए आप डायरेक्ट निकालिएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम निकालेंगे। अगर सिंपली 2 रेजिस्टेंस की अगर निकालना है 2 के लिए, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा होगा तब इसको फॉलो करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और मेरे भाई, जब कभी भी समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध का जो मान होता है वो हमारा घट जाता है। टोटल प्रतिरोध जो हमारा होता है उसकी वैल्यू, टोटल प्रतिरोध का जो मान है वो घट जाता है। टोटल प्रतिरोध का मान यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा घट जाता है, कम हो जाता है। और इसमें जितने भी रेजिस्टेंस होंगे जो सबसे कम होगा उससे भी इसका मान कम हो जाता है। यही इसमें मामला है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर क्रम में आपसे पूछा गया सीरीज में जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो सीरीज में जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो डायरेक्ट हम कहेंगे सीरीज में अगर होगा तो डायरेक्ट सबको जोड़ दीजिए। तीनों को रेजिस्टेंस में दे रखा था, तीनों को आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा आप आंसर क्या करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फीवर है, कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे में तो खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपीयर द सैटेलाइट विल बी, क्या होगा सैटेलाइट। मान लेते हैं मेरे भाई, हम लोग जैसे जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ हमारा कोई सैटेलाइट घूम रहा है, ये हमारा क्या है, तो इसको मान लेते कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा पृथ्वी, इस तरीके से इसको मान लिए कि हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहा है, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक हमारा उपग्रह घूम रहा है, जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम सैटेलाइट्स कह देते हैं। यहां पर मेरा सैटेलाइट्स है, इसको क्या कह दिए, तो ये हमारा ग्रह, उपग्रह, जो भी मानना है आप मान लीजिए। हम मान लेते कि ये हमारा क्या, तो यहां पर सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट क्या करती है, तो मेरे भाई इस तरह से गति करती है, ये ऑर्बिट में चारों तरफ गति करती है, पृथ्वी के चारों तरफ की जो कक्षाएं हैं उस कक्षा में ये गति करती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, कि जैसे ही इसका ग्रेविटेशनल पुल खत्म होगा, यानी कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन में बोल दिया कि एक उपग्रह जो हमारा है, एक सैटेलाइट जो हमारा है, वो पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा था वो अचानक खत्म हो जाता है, बताइए इसकी स्थिति क्या होगी, ये कहना चाह रहा है। जब तक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था तब तक ये कक्षा में बना हुआ था, जब तक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था तब तक ये ग्रेविटी और इसके बीच में जब तक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था तब तक ये हमारा क्या था, तो इस तरह से ये हमारा इस तरीके से इस पर घूम रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स को अब कह रहा है कि 0 कर देना है। जैसे ही आप 0 करेंगे तो इसका कांटेक्ट इसके साथ छूट जाएगा, इसका कांटेक्ट इसके साथ छूट जाएगा। जब कांटेक्ट इसके साथ छूटेगा तो मेरे भाई इस जगह पर अगर देखेंगे, इस जगह पर अगर देखेंगे तो इस जगह पर इसकी जो गति होगी, क्योंकि ये सीधा हमारा गति करेगा, तो इस जगह पर जो इसकी गति होगी वो स्पर्श रेखीय दिशा में होगी। यानी कहने का मतलब वो कैसे गति करेगी, तो सीधा ऊपर की ओर चली जाएगी। हाँ क्या है, हाँ इस तरीके से। तो इस तरीके से ये अगर मान लेते हैं यहां पर ये कनेक्शन टूट गया तो ये फिर सीधा गति कर रहा था, स्पीड में गति कर रहा था, जैसे ही कनेक्शन टूटेगा सीधा निकल जाएगा,
क्योंकि ग्रेविटी तो उसको खींच नहीं पाएगी, तो वो सीधा इसी रास्ते में निकल जाएगा, एक स्पर्श रेखा की दिशा में वो सीधा निकल जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखेंगे और यहां पर क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे हमारा क्या होगा, तो कहता है कि पृथ्वी की ओर गिरेगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा तब जब ग्रेविटी खींचेगी, लेकिन यहां तो ग्रेविटी ही खत्म हो गया, पहला ऑप्शन खत्म। कह रहा अपनी कक्षा की स्पर्श रेखा के अनुदिश एक समान वेग से गति करेगा, जाहिर सी बात है मेरे भाई यहां से जब निकलेगा इसी गति एक समान हमारा बना रहेगा। कहता अपनी कक्षा में घूमता रहेगा, कह रहा है कक्षा में तो तब तक घूमता रहेगा जब तक ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, लेकिन जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जीरो, खींचने की शक्ति खत्म हुई तो ये सीधा निकल लेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से है, उष्मागतिकी का दूसरे नियम से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। उष्मागतिकी का दूसरा नियम आप लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं? उष्मागतिकी का नियम हमने कितनी बार पढ़ा रखा है आपको? तो आप सभी लोग जानते होंगे। जब हम उष्मागतिकी के नियम की अगर हम बात करते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। उष्मागतिकी का जो नियम हमारा होता है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तो शून्यवां नियम को पढ़ते हैं। उष्मागतिकी का एक शून्यवां नियम होता है, कई बार क्वेश्चन इस पर पूछता है और इससे तापमान के संबंध के बारे में पता चलता है। कल भी बताए थे, आपको याद कीजिएगा, तापमान के संबंध के बारे में पता चलता है और इसका डेफिनेशन भी कल हमने आपको बताया था। इसके बाद हमारा आता है, हम कहेंगे प्रथम नियम की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, इसको हम लोग प्रथम नियम कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं। तो मेरे में प्रथम नियम जो उष्मागतिकी का होता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। इसमें एनर्जी कंजर्व रहता है, इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये काम करता है। और तीसरा जो हमारा होता है, जिसको हम लोग यहां पर द्वितीय नियम कहते हैं, उष्मागतिकी कौन सा नियम होगा? तो ये द्वितीय नियम की अगर हम बात करते हैं तो उष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम हमारा होता है, इसको डायरेक्शनल लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को पहले आप जान लीजिए, इसको डायरेक्शनल लॉ कहते हैं। दूसरी बात हम लोग को ध्यान रखना कि जो द्वितीय नियम होता है, इससे एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है, इससे एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है। कई बार हमने आपको बताया था, यहां से एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंट्रोपी क्या होता है इसका डिटेल आपको थ्योरी की क्लासेस में पढ़ाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर द्वितीय की अगर बात करते हैं डायरेक्शनल लॉ कहने का मतलब उष्मा संचरण की दिशा को यह बताता है, उष्मा संचरण की दिशा को भी बताता है। उष्मा संचरण की दिशा किधर से किधर होगी वो भी ये बताता है। तो उष्मा संचरण की दिशा कहने का मतलब हमारा उच्च तापमान से किधर होता है, तो निम्न तापमान पे होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उष्मा संचरण की दिशा उच्च तापमान से किधर होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये उच्च तापमान से आपका निम्न तापमान की तरफ होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, इसी को कहते हैं उष्मा संचरण। यही हमारा डायरेक्शनल लॉ कहलाता है। उच्च तापमान से निम्न तापमान में उष्मा संचरित होगी, ये कभी पता नहीं चला था, लेकिन जब यहां पर सेकंड लॉ आया थर्मोडायनामिक्स का, तब पता चला कि उष्मा का संचरण हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान में होगा। इस बात को ध्यान रखना, और इसीलिए इसको डायरेक्शनल लॉ कहते हैं। और इसी से एंट्रोपी के बारे में पता चला था। और एक और हमारा होता है, इसको थर्ड लॉ कहते हैं। 0 केल्विन पर वो बताता है कि जो परम शून्य तापमान जिसको 0 केल्विन होता है, उस केल्विन पर कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ की बात कर लेते हैं, दुनिया में जितनी भी पदार्थ हैं आपके पास है, सभी के सभी ठोस हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स की गति रुक जाती है और वह हमारा उसका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो हमारा उसकी गति जो होती है वो 0 हो जाती है। तो आपको दूसरे नियम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरे में दूसरे नियम में एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता नहीं, तो उष्मा संचरण की दिशा के बारे में पता चलता है। जो दे रखा है उसके हिसाब से आप आंसर करके बता दीजिए। आप कहेंगे सर इससे क्या पता चलता है? एंट्रोपी किसी एंट्रोपी है और यह प्रक्रम के स्वतः परिवर्तक दिशा को बताता है। मेरे भाई मैंने क्या बोला, डायरेक्शनल लॉ को यह बताता है। और मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि क्वेश्चंस कई बार अलग अलग तरीके से पूछता है। यहां देख लीजिए, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता तो जो बच्चा सही से पढ़ के जाएगा वही आंसर करके आएगा। इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो प्रोसेस हमारा होता है, ये एक्चुअली में किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एक प्रोसेस होता है जो कि हमारा पृथक्करण की विधि में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो प्रोसेस हमारा होता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इलेक्ट्रोलिसिस जो दिया गया कंसेप्ट है वो किसके द्वारा? तो फैराडे के द्वारा दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला चीज हमारा क्या है? अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की अगर हम बात करते हैं, इतना बात तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। और केमिस्ट्री में ये सब हम आपको पढ़ाएं डिटेल में, खास करके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की अगर हम बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस हमारा होता है, ये हमारा किस सिद्धांत पे हमारा काम करता है, वो सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोलिसिस के सिद्धांत पे काम करता है। और इस इलेक्ट्रोलिसिस का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया है, तो याद रखना इसका कंसेप्ट हमारा फैराडे नामक साइंटिस्ट ने दिया है। इसका कंसेप्ट फैराडे नामक साइंटिस्ट ने दिया, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब कभी भी हमारे सामने में इलेक्ट्रोकेमिकल की अगर हम बात करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग जो भी हमारे पास मेटलर्जी होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जो प्योर मेटल होता है उसको अलग करने की ये विधि होती है। इससे हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध जो हमारा धातु होता है उसको अलग करने की ये विधि होती है। शुद्ध धातु को अलग करने की विधि, रिफाइन करने की विधि होती है। शुद्ध धातु को अलग करने की ये विधि है, इस बात को ध्यान रखेंगे। शुद्ध धातु को अलग करने की ये विधि होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। शुद्ध धातु को अलग करने की जो विधि होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। अब हमारे सामने में आता है कि बताइए इसमें से कौन सा हमारा यहां पर करेक्ट होगा और कौन सा आंसर हम लोग यहां पर कर सकते हैं। तो आपको बोला कि विद्युत अपघटनी, वही हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। उसमें अशुद्ध धातु को जो बनाते हैं एनोड पर बनाते हैं। इसमें भी एक मामला है, इसको आप समझिएगा, ये बड़ा काम का चीज आपका है। यहां पर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक हमारा यहां पर कहते हैं कि हमारा ये सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हम उसको कहते हैं जो आयंस में टूट पाता है, वैसा जो जल में घुलनशील होगा, जो जल में आयंस में टूट जाता है। अब इसमें दो को हमारा रड यूज करते हैं, एक हमारा कैथोड का यूज होता है, तो एक हमारा एनोड का रड यूज होता है। अब मेरे भाई इसको किससे कनेक्ट करते हैं, तो इसको डीसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल तो एक नेगेटिव होता है, इसको डीसी से कनेक्ट करते हैं। ये डीसी है, डायरेक्ट करंट। और डीसी को किसको कहते हैं, तो डीसी हम लोग बैटरी को कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। हम डीसी किसको कहते हैं, बैटरी को कहते हैं। क्योंकि जब हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में अगर किसी का स्टोरेज होता है तो आपको ध्यान रखना है, बैटरी में जो स्टोरेज होता है, बैटरी में जो स्टोर होता है हमारा डीसी ही स्टोर होता है। इसलिए डीसी टर्मिनल कहने वाला एक पॉजिटिव होगा, तो एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। लेकिन जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉजिटिव वाले को हम कैथोड कहेंगे, सॉरी एनोड कहते हैं, और नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा एनोड हमारा हो जाएगा। इसको हम एनोड कहते हैं। ये वाला जो है इसको हम एनोड कह दिए, तो ये वाला जो हमारा होगा उसको क्या कहेंगे, तो यहां पर कैथोड कहते हैं। अब ये भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में ये भी एक सच हमारा होता है। इसमें दो गो तो हमारा रेड यूज हुआ जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कह देते हैं, एक हमारा पॉजिटिव तो एक हमारा नेगेटिव। एक को प्लस से जोड़िए तो एक को माइनस से जोड़िए, तो ये माइनस, ये हमारा प्लस हो गया। प्लस वाले को एनोड कह देंगे तो माइनस वाले को कैथोड कह देंगे। लेकिन याद रखना मेरे भाई यहां पर कि जो भी इंप्योर पदार्थ होगा वो कहां जमा होगा, तो एनोड पर जमा होता है। इंप्योर पदार्थ कहने वाला जो अशुद्ध पदार्थ होगा, जो इंप्योर पदार्थ होता है, जो इंप्योर पदार्थ होगा वो कहां जमा होगा, तो इंप्योर पदार्थ जमा होता है हमारा कहां, तो याद रखना मेरे भाई कैथोड एनोड पर। और प्योर जो हमारा पदार्थ होता है, जो प्योर पदार्थ हमारा जिसको अलग करते हैं, ये प्योर पदार्थ कहां जमा होता है, तो प्योर पदार्थ हमारा जमा होता है कैथोड पर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से। और जनरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन निकल करके आता है। तो कह रहा है कि अशुद्ध धातु को क्या मानते हैं, यहां पर बोल भी दिया है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस में जो अशुद्ध धातु होता है उसको एनोड के साथ जोड़ देते हैं, और जो शुद्ध धातु होता है वो कहां जमा होता है, तो कैथोड पर जाकर के जमा हो जाता है। तब कहता है कि विद्युत अपघटय के रूप में किसका विलयन लिया जाता है। इसमें हम किसका सॉल्यूशन लेते हैं, हम उसका सॉल्यूशन लेते हैं मेरे भाई जो पानी में पूरी तरीके से हमारा घुलनशील होता है। तो इसको आप देख लीजिए, यहां एनी सॉल्ट नहीं लेना है, ऐसे सॉल्ट को लेना है, ए सॉल्युबल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, यानी उसी धातु के लवण का घुलनशील विलयन आपको लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, उसी धातु के घुलन जिसको आप अलग कर रहे हैं उसी धातु के घुलनशील विलयन को लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, इसके लिए ये कंडीशन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस धातु को अलग करना है उसी धातु के सॉल्यूशन को लेना पड़ेगा। जैसे कॉपर को अलग करना है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। अगर हमको कॉपर को अलग करना है तो कॉपर सल्फेट का यहां पर क्या लेंगे, तो सॉल्यूशन लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से कॉपर जो है प्योर हमारा अलग हो जाएगा, कॉपर जाके कैथोड पे जमा होगा, और जो इंप्योरिटी थी वो नीचे जाकर के हमारा बैठ जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो इंप्योर पदार्थ हमारा जमा रहता है एनोड पर और वो नीचे जाकर के हमारा सेटल डाउन हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के हमारा यही होगा, और ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे होंगे वो कॉपर सल्फेट का होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से हम कहते हैं कि जिस धातु को अलग करेंगे उसी का सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। कोई दूसरा एसिड नहीं लेंगे। हाँ, कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग ले सकते हैं किसको, तो H2SO4 को हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डाइल्यूट H2SO4 होगा, डाइल्यूट H2SO4 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जिस भी पदार्थ को अलग करना होगा उसी के सॉल्यूशन को हम लोग यहां पर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि एनोड पर कौन सा पदार्थ जमा होगा, तो एनोड पर इंप्योर पदार्थ जमा होगा, जबकि कैथोड पर प्योर पदार्थ हमारा जमा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रिंसिपल हमारा होगा, ये हमारा इसका कंसेप्ट किसने दिया, तो फैराडे ने दिया है। और इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, इसके अंदर जो द्रव पदार्थ होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा क्या है, कि यहां पर कॉपर सल्फेट है, साथ में डाइल्यूट H2SO4 की हम बात कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा होता है, इन्हीं का मिश्रण हमारा होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है, एक सीधी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किस नियम के लिए हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कई बार हम आपको बोले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम किसका लॉ पढ़ते हैं, तो हम मैक्सवेल लॉ को पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी आपके सामने कितना बार ये क्वेश्चन करा चुके हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको प्राप्त करनी है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे प्राप्त की जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए आपको मैक्सवेल रूल पढ़ना पड़ता है। कैसा रूल पढ़ेंगे, तो हम लोग कहेंगे यहां पर मैक्सवेल रूल पढ़ना होता है। और एक बात जान लीजिएगा, इसी मैक्सवेल रूल को हम लोग कहते हैं राइट हैंड रूल के नाम से भी जानते हैं। मैक्सवेल रूल को क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग राइट हैंड रूल के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही राइट हैंड रूल हमारा होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, इसी को दूसरे नाम से और क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कॉर्क स्क्रू रूल भी हमारा कहलाता है। सिंपल इसको राइट हैंड रूल कहते हैं, सिंपल कॉर्क स्क्रू रूल कहते हैं, सिंपल मैक्सवेल रूल कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। जैसे मान लेते किसी वायर में करंट हमारा पास कर रहा है, जैसे ये वायर है, इस वायर में ये तार है, इस तार में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो करंट की दिशा पता चल गया। लेकिन आप राइट हैंड लीजिए और ये चार उंगली को एक साथ, इस उंगली को एक साथ, मेरे भाई करंट जिधर भी जाएगा उधर ये अंगूठा होगा। करंट अगर ऊपर जा रहा था अंगूठा ऊपर होगा, करंट अगर नीचे आता तो अंगूठा नीचे होता। तो यहां करंट अगर ऊपर जा रहा है मतलब अंगूठा ऊपर है, और ये चारों उंगली जो है इस करंट के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। इसका मतलब ये चारों उंगली जो हमारा दे रखा है, ये हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा चारों उंगली इस तरीके से होता है। और ये करंट और इस चारों उंगली के बीच में कितना डिग्री कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का। और यही हमारा इस तरीके से ऐसे रोटेट करता, ऐसे रोटेट करता, ऐसे कॉर्क स्क्रू रूल ऐसे टाइट करते हैं, अंदर घुसता है, वही वाला बात हमारा है। यानी कुल मिलाकर के आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जब हमारा किसी वायर में करंट पास करता है, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक वृत्ताकार बनता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा आपको बनता है, जैसे मान लेते इसमें करंट पास कर रहा है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो हमारा सर्कुलर बनता है, एक लूप बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और करंट अगर इधर जाएगा तो ऐसे घूमेगा, करंट अगर इधर जाएगा तो ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये जो चारों उंगली है यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग बी से यहां पर दिखा देते हैं, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो कॉर्क स्क्रू रूल कहने के मतलब आप स्क्रू भी टाइट करते थे, ऐसे करते हैं टाइट, इसका मतलब ये अंगूठा है करंट का डायरेक्शन, और आप ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, यही चारों उंगली आपको दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। बताइए इसमें से कौन सा करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को प्राप्त करना है तो मैक्सवेल को छोड़ करके कहीं मत जाइए। मैक्सवेल का दक्षिण अंगुष्ठ नियम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैक्सवेल का कौन सा दक्षिण अंगुष्ठ नियम, जिसको हम लोग राइट हैंड रूल कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला आपको दे रखा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है यदि अवतल दर्पण को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक वायु से कम हो, हवा में अवतल दर्पण रखा हुआ है, अब कह रहा है उस अवतल दर्पण को क्या करना है, तो ऐसे द्रव में डुबा दीजिए जिसका अपवर्तनांक अलग है। तब कहता है मेरे भाई बताइए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बात को आप समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। अगर हम यहां पर अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो अवतल दर्पण हमारा होता है किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखना। या अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी की हम बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की अगर बात करते हैं तो ये फोकस दूरी किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करते, फोकस दूरी जो है वो किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है,
ये किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती। आप हवा में, आकाश पाताल कहीं भी लेके जाएंगे, उसकी जितनी फोकस दूरी रहेगी अवतल दर्पण का उतना ही रहेगा, निर्भर नहीं करती। इस बात को ध्यान रखना, किसी माध्यम में लेके जाइए, हवा में, तेल में, पानी में, कहीं भी डुबा दीजिए, उसके माध्यम में, किसी भी माध्यम में लेके जाइए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फोकस दूरी में। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किस पर निर्भर करेगा? तो फोकस दूरी तो हमारा होता है क्या, r/2। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फोकस दूरी हमारा होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये जो फोकस दूरी हमारा होगा वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये फोकस दूरी जिसको आप एफ से दिखाते हैं, ये समानुपाती किसका कहेंगे? वक्रता त्रिज्या का होता है। क्योंकि यहां पर दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इसमें घुसेगा तो समानुपाती लेकर के आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर जिसका भी वक्रता त्रिज्या, जिस भी दर्पण का वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ज्यादा होगी। अगर वक्रता त्रिज्या कम होगा तो फोकस दूरी कम होगा। तो फोकस दूरी केवल और केवल निर्भर करता है वक्रता त्रिज्या पर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फोकस दूरी मेरे भाई किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यह लाइन आपको ध्यान रखना चाहिए। यह किसी माध्यम पर निर्भर हमारा नहीं करता है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, कहता है कि एक अवतल दर्पण को कह रहा है कि ऐसे द्रव में डुबाइए जिसका अपवर्तनांक वायु से कम है, तो बताइए उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी क्या? नहीं मेरे भाई, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह स्टेटमेंट आपको टोटली रॉन्ग दे रखा है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं वो वो इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पे निर्भर नहीं करता दर्पण। हाँ, लेंस में होता है लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं होता है। दूसरा कहता है कि बताइए कि दर्पण की जो फोकस दूरी होगी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं। क्या लिखा हुआ है? दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता। ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना, ये गलती फलती आपको टाइपिस्ट जो है यहां से यहां उतार दिया है। ठीक है, आप इसको देखिए, फोकस कीजिए। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब मेरे भाई एक ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हम कह रहे हैं कि एक गलत है दूसरा सही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये दोनों सत्य बोल दिया इसलिए गलत है। अगला कहता है यहां पर कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, फिर भी गलत हो जाएगा। अगला कहता है बताइए यहां पर कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, जबकि कथन 1 ही असत्य है और कथन 2 सत्य है। इसका मतलब ये उल्टा बोल दिया, तो ये भी गलत है। ना तो आंसर ए होगा, ना तो आंसर बी होगा, ना तो आंसर सी होगा, तब तो ना तो आंसर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। तो मेरे भाई कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ऑप्शन नंबर ई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है और हम लोगों को कहता है कि लोह चुंबकीय जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक और धनात्मक होती है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो हम लोग यहां पर लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई सबसे अधिक चुंबकीय गुण इसी में होता है। सबसे बढ़िया स्ट्रांग चुंबकीय गुण अगर किसी में होता तो इसी में होता है। सबसे अच्छा चुंबकीय गुण किस में होता है? तो इसी में होता है, इसी पदार्थ में होता है। सबसे अच्छा चुंबकीय गुण किस में होगा? तो सबसे अच्छा जो चुंबकीय गुण होता है वो हमारा किस में होगा? तो इसी में होता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या आता है? हमारा आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल आ गया। इस बात को याद रखना, फेकोनी, ये तीनों हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब दूसरी बात है मेरे भाई, इसमें क्या, तो इसमें डोमेन अपने आप बनता है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें डोमेन अपने आप बनता है। इस बात को ध्यान, डोमेन अपने आप बनता है, इसमें डोमेन अपने आप बनता है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें डोमेन अपने आप बनता है। डोमेन अपने आप बनने का कारण क्या है मेरे भाई? डोमेन अपने आप बनने का कारण क्या है? इसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? तो इसमें डायपोल मोमेंट हमारा प्रेजेंट होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें आपको ध्यान रखना, डायपोल मोमेंट हमारा प्रेजेंट होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो डायपोल मोमेंट के कारण ही क्या होता है? तो उसमें हम कहते हैं कि हमारा डोमेन बनता है। अगर कोई भी पदार्थ हमारा मान लेते हैं कि यहां पर आयरन है, इसमें डोमेन बनने का मतलब क्या होता है? डोमेन बनने का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी एक ही दिशा में अलाइंड हो जाता है, पूरी तरीके से किसी एक ही दिशा में अलाइंड हो जाता है। और जब पूरी तरीके से किसी एक ही दिशा में सारा मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड हो जाएगा तो इससे बढ़िया चुंबकीय गुण तो किसी में हो ही नहीं सकता। इसी को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन अपने आप बनना मतलब हमारा चुंबकीय रेखा एक ही दिशा में अलाइन हो जाता है, उसी को कहते हैं डोमेन। और ये चुंबकीय रेखा जो डोमेन हमारा बनता है वो किसी कारण, तो डायपोल मोमेंट के डायपोल मोमेंट के कारण हमारा बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात आती है मेरे भाई कि अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो बताइए इसकी जो चुंबकशीलता होगी वो कितनी होती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, इसकी जो चुंबकशीलता होती है जिसको हम लोग परमिबिलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं,
जिसको हम लोग परमेबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसकी जो चुंबकशीलता होती है इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू बहुत अधिक, एक से बहुत ज्यादा अधिक होता है। परमेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो एक से कई गुना हमारा ज्यादा होता है। चुंबकशीलता इसकी बहुत अच्छी होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे यही बात बोला गया है यहां पर कि बताइए द मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगर हम बात करें जिसको ईटा से हम लोग दिखाते हैं, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग ईटा से दिखाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारा दूसरे तरीके से दिखा जाता है, इसको ऐसे दिखाते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारा कैसा होता है, धनात्मक होता है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जबकि डायामैग्नेटिक जो हमारा होता है इसको प्रति चुंबकीय कहते हैं, उसके लिए इसका मान नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई चुंबकशीलता की वैल्यू तो पॉजिटिव होती ही होती है, साथ ही साथ अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना चुंबकीय प्रवृत्ति की अगर हम बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा मैग्नेटिक की अगर बात करते हैं तो इसको ईटा से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 कहने मतलब ये पॉजिटिव मान हमारा हो जाएगा। तो मेरे भाई ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रहने चाहिए। तो ये हमारा किसके बारे में था, तो ये था हमारा लोह चुंबकीय के बारे में। और याद रखना कि लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर अट्रैक्टिव गुण होता है। इसमें कैसा गुण होता है मेरे भाई, अट्रैक्शन का गुण होता है। इसके अंदर अट्रैक्टिव गुण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें अट्रैक्टिव गुण होता है, इतना बात तो आपको याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सीधा कहेंगे कि पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और धनात्मक होती है, बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्या है कि क्यूरी तापमान, वह तापमान होता है मेरे भाई, टेम्परेचर होता है जिसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। एक तापमान होता है उसको क्यूरी तापमान कहते हैं। लेकिन क्यूरी तापमान हमारा कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्यूरी तापमान हमारा 768 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, याद रखेंगे। यह वह तापमान होता है जिससे मान लेते कि ये हमारा एक रेंज है तापमान का, और इसी को हम कह दिए क्या, तो क्यूरी तापमान कहते हैं। और इस तापमान के जस्ट नीचे अगर देखिएगा तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ हमारा होगा, जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, इधर नीचे हमारा कैसा पदार्थ है, तो नीचे जो हमारा पदार्थ है इसको हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब मेरे भाई इस आप तापमान गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए इस पदार्थ को। ये जो पदार्थ है हमारा फेंको नहीं, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। इस पदार्थ को आप गर्म करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। इस तापमान पर जब आप पहुंचिएगा तो मेरे भाई इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। अवस्था परिवर्तन नहीं होता, प्रॉपर्टी बदल जाती है। और यही हमारा लोह चुंबकीय क्या बन जाता है, ये अणुचुंबकीय में बदल जाता है। ये किसमें, तो अणुचुंबकीय में हमारा बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये अणुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। और अणुचुंबकीय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई क्यूरी तापमान हमारा वह तापमान होता है, क्यूरी तापमान हमारा वह तापमान होता है जिस तापमान पर अगर हमारा पहुंचता है तो लोह चुंबकीय हमारा किसमें, तो लोह चुंबकीय पदार्थ हमारा सीधा कहेंगे यहां पर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो लोह चुंबकीय हमारा अणुचुंबकीय में बदल जाता है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है, कह रहा क्यूरी तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेरे भाई ये भी सही था, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो एक और दोनों करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कल से देखते हैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करवाएंगे, हिंदी को ऊपर कर देंगे, इंग्लिश को नीचे रखेंगे। ये हमारा टाइपिस्ट लोग जो है ना, उन लोगों को अवार्ड देने की जरूरत है। उन लोग को समझे में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। हिंदी मीडियम का क्लास चलता है तो हिंदी वाले टर्म को ऊपर रखें, इंग्लिश वाले टर्म को नीचे रखें। यहां उल्टे काम चल रहा है, ठीक है। तो कल जो है इसको थोड़ा सा सही करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है किसी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वो प्रति न्यूक्लियस जितनी अधिक होगी नाभिक उतना ही क्या होगा, स्टेबल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है।
न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर कक्षा में अगर कोई चक्कर लगाता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाता है। इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी या फिर इस कक्षा की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट बनी रहती है। इस कक्षा की एनर्जी क्या होगी मेरे भाई, बोर्ड के हिसाब से इस कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है। इस कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, तो ये कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट कहने का मतलब ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, और इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी के साथ ये चक्कर लगाता रहेगा। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये हमारा बोर एटॉमिक मॉडल से हमें प्राप्त हुआ था। बोहर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करते तो उसी से यह प्राप्त हुआ था। बोहर एटॉमिक मॉडल से हमें प्राप्त हुआ, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए बोहर एटॉमिक मॉडल की अगर बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था, यहां पर एनर्जी कंजर्व रहता है। लेकिन मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, यहां पर अगर आपको ध्यान रखना, इसके चारों तरफ तो बहुत सारी कक्षाएं बनेंगी, इसके चारों तरफ हमारा बहुत सारा कक्षा हमारे बनेगा, लेकिन जितनी भी कक्षाएं होंगी सबका अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। इसमें जितने भी कक्षाएं बनेगी सबका अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, किसी का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है तो किसी का एनर्जी लेवल कम होता है। लेकिन यह भी एक सच है कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे, ये न्यूक्लियस हमारा है, इससे जितना दूर जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। इस बात को मैंने कई बार बताया भी आपको कि न्यूक्लियस से दूर जाने पर, इससे किधर जाने पर, दूर जाने पर, इस बात को ध्यान रखना। न्यूक्लियस से दूर जाने पर क्या होगा, तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर जो एनर्जी लेवल होगा वो हमारा यहां पर क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के पास आने पर, ध्यान रखना, न्यूक्लियस के पास आने पर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे न्यूक्लियस के पास आने पर एनर्जी लेवल क्या होगा, तो कहीं एनर्जी लेवल घटता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर जो एनर्जी लेवल होगा, ये एनर्जी लेवल हमारा क्या होता है, तो यहां पर हम कहते हैं कि घटता है। तो नजदीक आएंगे तो एनर्जी लेवल घटेगा, दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अगर मेरे भाई एनर्जी लेवल बढ़ता है, दूर जाने पर अगर एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है किसी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है, वो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस की बात करते हैं, जितनी अधिक होती है मेरे भाई, याद रखना, उतना ही स्टेबल होता है। वो उतना ही क्या होगा, तो कहेंगे उतना ही वो स्टेबल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वो उतना ही क्या होगा, तो कहेंगे हमारा स्टेबल होता है। ये बात आपको ध्यान रखिए, उतना ही स्टेबल हमारा होता है। इसका मतलब नाभिक उतना ही क्या होगा, तो हमारा स्टेबल होता है। जितना अधिक उसके अंदर एनर्जी होगी, नाभिक उतना ही हमारा क्या होगा, तो कहेंगे स्टेबल होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को हम लोग कैसे पता लगाते हैं, नाभिक स्टेबल है कि नाभिक अनस्टेबल है, उसका पता कैसे लगाते हैं, तो आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बोला है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इनका रेशियो निकालना होता है। तो अगर न्यूक्लियस को अगर देखें तो यह अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है। तो यह अस्थाई कब होगा, ये अस्थाई कब होगा और ये अस्थाई कब होगा, ये आपको अगर पता लगाना है तो क्या करना है मेरे भाई, ये अस्थाई कब होगा, अस्थाई कब होगा, तो आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो चेक करना पड़ेगा। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा है तो ये अस्थाई होगा, और ऐसी परिस्थिति में यही हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारा होता है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है हमारा कैसा होगा, तो अस्थाई होता है। लेकिन अस्थाई कहने का मतलब हमारा क्या होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है, ये हमारा 1 से लेकर के 1 से लेकर के कहां तक, तो 1.5 तक हमारा होता है, उसको अस्थाई न्यूक्लियस कहते हैं। और ऐसे केस में ये वाला हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। इसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के श्रेणी में नहीं रखते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व हम लोग नहीं कहते हैं, ये रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है। तो न्यूक्लियस अस्थाई भी होता है, अस्थाई भी होता है। लेकिन न्यूक्लियस अगर हमारा अस्थाई होगा तो हमारा वो ज्यादा न्यूक्लियस क्या होगा, तो मोर स्टेबल कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपका पुराना चेला पूर्णिया से गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बस आपको तैयारी करना इसी मोड में जिस मोड में हम आपको पढ़ाते हैं। और एग्जाम में आप लगातार मेरी क्लासेस को अगर वॉच करिएगा ना, तो जिस मोड में हम आपको बताते चले जाएंगे, देखिएगा एग्जाम में भी उसी मोड के क्वेश्चंस, आप हर एक क्वेश्चंस को आप बढ़िया से पिकअप करिएगा। लेकिन एक दिन पढ़ने से नहीं होता, एक दिन पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, लगातार पढ़िए मेरी क्लासेस को। ऐसा पढ़िए कि लगातार फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, आपको लगे कि जब तक सर का क्लास नहीं देखेंगे तब तक पढ़ाई हुआ ही नहीं। वैसा जब तक नहीं हो जाएगा तब तक समझिए कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आपके अंदर भी नहीं रहेगा। चलिए कोशिश कीजिए कि एक एक क्लासेस को बढ़िया से देखें और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इन ए रेयर मीडियम इज लेस देन द डेंसर मीडियम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी, तो मेरे भाई विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है सरल माध्यम सघन माध्यम की अपेक्षा में तो अधिक होती है। कैसी होगी, तो अधिक होगी। यानी ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, बी आपका राइट हो जाएगा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो सघन माध्यम से प्रकाश की चाल किससे क्या होती है, अधिकतम होती है। और सघन माध्यम हम उसको कहते हैं जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसको हम विरल माध्यम कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना। अगला, दोपहर के समय सूर्य जो होता है वो सफेद क्यों दिखा देता है, क्योंकि और आकाश नीला, जबकि आकाश नीला होता है। मेरे भाई अगर हम दोपहर के टाइम की अगर हम बात करते हैं, हम किस समय की बात करते हैं, तो हम दोपहर के टाइम की बात करते हैं। तो दोपहर के समय की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो इस बात को ध्यान रखना। दोपहर के समय सूर्य आपको सफेद, सूर्य सफेद दिखाई देता है, सूर्य सफेद दिखाई देता है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है और ऐसा होता भी है, ये सूर्य सफेद दिखाई देता है। जबकि आप सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अगर देखेंगे तो सूर्य आपको लाल दिखाई देता है, क्योंकि वो काफी दूरी पर हम लोगों से होता है। जब काफी दूरी पर होता है तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई प्रकीर्णन हमारा ज्यादा होता है। लेकिन जब हम कहते हैं यहां पर प्रकीर्णन अलग अलग कलर का अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन दोपहर के समय सूर्य अगर सफेद दिखाई देता है तो इसका कारण यह है मेरे भाई कि सभी रंगों का जो प्रकीर्णन होता है वो हमारा समान रूप से होता है। सभी रंगों का जो हमारा प्रकीर्णन होगा वो समान रूप से हमारा होता है। सभी रंगों का प्रकीर्णन कैसा होगा, तो कहेंगे सभी रंगों का जो प्रकीर्णन होगा वो समान रूप से होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कैसा होगा, तो समान रूप से होता है। सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से होता है। ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई, इसके पीछे का कारण है कि जब ये दोपहर की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर के समय में सूर्य और वायुमंडल के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम पाई जाती है। इसका कारण क्या है, इस बात को आप समझेंगे मेरे भाई। इसका कारण यह है कि दोपहर के समय में, कैसे समय में, तो आपको ध्यान रखना, जो दोपहर का समय होता है तो दोपहर के समय सूर्य तथा वायुमंडल की जो दूरी होती है वो कम पाई जाती है। सूर्य तथा वायुमंडल की जो दूरी होती है ये दूरी कम पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। ये कम पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कम पाई जाती है, इसलिए ऐसा हमारा होता है। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के हम लोग को यह समझना है कि दोपहर के समय हमें सूर्य कैसा दिखता है, तो सफेद दिखता है। और सफेद दिखने का मतलब होता है कि सभी रंगों का क्या होगा, तो बराबर समान रेट से प्रकीर्णन होगा, तभी तो सफेद दिखता है। अगर किसी का ज्यादा किसी का कम होगा तो ज्यादा, अगर किसी का होगा तो वैसा ही दिखने लगेगा आपको। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि इस दोपहर के समय सूर्य अगर सफेद दिखाई देता है उसका कारण क्या है, तो आप सीधा कहेंगे कि यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई क्या कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में सबसे कम दूरी तय करता है और इसलिए प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और लगभग सभी रंग हमारी आंखों तक पहुंचते हैं जिससे वह सफेद दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई सभी रंग जो हमारी आंखों तक पहुंचती है समान समय में, और इसलिए प्रकीर्णन भी हमारा क्या होगा, तो उस समय न्यूनतम होता है और सभी रंगों का प्रकीर्णन भी समान रूप से हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, समान रूप से हमारा होता है। तो सभी रंग का प्रकीर्णन भी समान रूप से हमारा होता है और हमारी आंखों पर वो समान रूप से हमारा क्या होता है, तो पहुंच जाता है और इसीलिए वो कैसी दिखाई देती है, तो आपको यहां पर व्हाइट नजर आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा यहां पर बी राइट हो जाएगा। यही आंसर हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहां पर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें सब में उल्टा पुल्टा कर दिया। चलो, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, सही उत्तर को चूज करना है। कहता है यहां पर कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके। जाहिर सी बात है, अगर आप हाइड्रोजन को देखिएगा मेरे भाई तो ये हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को अगर देखिएगा तो आपको पता होगा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और द्रव्यमान संख्या इसका कितना, तो 1 होता है। अगर हम हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे भाई इसमें प्रोटॉन तो है लेकिन न्यूट्रॉन 0 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन की संख्या हम उसको कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या कहने का मतलब जो परमाणु संख्या होगा, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो उसको हम लोग यहां पर 1 से देखते हैं, जो इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो 1 है। लेकिन अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालनी होगी तो वो कितनी होगी, तो आपको यह ध्यान रखना मेरे भाई कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर कैलकुलेट करनी होगी तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को अगर घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है, तो 1 में से 1 को घटा दोगे तो कितना होगा, तो 1 में से 1 घटा दीजिए, वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि वैसे तत्व, हाइड्रोजन को सिर्फ छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को साइड कीजिए, हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी तत्व होंगे, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में अगर प्रोटियम को छोड़ दीजिएगा तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में मौजूद है, लेकिन प्रोटियम में नहीं होता और प्रोटियम को ही हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी तत्व होंगे उसमें क्या मौजूद होंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, हाइड्रोजन को छोड़ करके बोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और दूसरी बात ये कह रहा है कि इसका आकार जो होता है परमाणु की आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। यहां मेरे भाई क्वेश्चन ही गायब कर दिया है, यहां पर क्वेश्चन ही गायब कर दिया। इंग्लिश में तो क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन गायब कर दिया है। अब जो स्लाइड बनाता है ना उसको 2 थोपी देना पड़ेगा जाकर के, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा यहां पर आप देख लीजिए इंग्लिश ऊपर कर देता है, उसको कुछ समझ में आता है, स्लाइड बनाता है कि नोटंकी करता है, समझ में नहीं आ रहा है। कल इस चीज को सीरियसली लेकर के आप देखिए, कल से जो स्लाइड आपको मिलेगा उसमें हिंदी ऊपर इंग्लिश नीचे, और यहां पर गायब कर दिया है उस स्टेटमेंट को। कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना, न्यूक्लियस के बारे में आपको बताना है। मेरे भाई एक बात बताइए, हम लोग जब एटम की बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम एटम की बात करते हैं, एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। और एटम के अगर हम परमाणु कहते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये मान लेते हैं हमारा एटम है, और इस एटम के अंदर किसका खोज हुआ? तो इस एटम के अंदर जिसका खोज हुआ उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें जो प्रेजेंट होगा उसको क्या कहते हैं? इसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, इन्हीं का योगफल हमारा होता है, तो इसको न्यूक्लियस हम कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि ये जो हमारा होता है इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग यहां पर न्यूक्लियस कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग यहां पर एटम कहते हैं। तो एटम के अंदर क्या है? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का साइज छोटा है और एटम का साइज हमारा बड़ा है। तो मेरे भाई एटम का साइज कितना बड़ा है? तो याद रखना 1 लाख गुना बड़ा होता है। इससे इसका साइज कितना बड़ा है? तो 1 लाख गुना, 10 के पावर 5 गुना, 1 लाख गुना मतलब 10 के पावर 5 गुना बड़ा साइज होता है। बड़ा साइज होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। कितना बड़ा साइज होता है? 10 के पावर 5 गुना बड़ा साइज होता है, इस बात को ध्यान रखना। 10 के पावर 5 गुना यानी कि 1 लाख गुना बड़ा साइज होता है न्यूक्लियस से। किसका? तो एटम का साइज होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई यहां पर न्यूक्लियस की ही बात कर रहा था, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है न्यूक्लियस के बारे में। तो आपको बताना है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर के स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट था। कह रहा है कि न्यूक्लियस का जो हमारा साइज है परमाणु के आकार, परमाणु मतलब एटम के आकार की तुलना में बहुत छोटा है, 1 लाख गुना छोटा होगा, और ये एटम 1 लाख गुना बड़ा होगा। बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान जो होता है, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान जो हमारा होता है, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान कहां पे? तो नाभिक में होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर एटम की अगर हम बात करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये कितना होगा? तो 1 AMU के बराबर होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर? तो 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जो भी न्यूक्लियस के अंदर मास होगा वो टोटल के मास हमारा क्या? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मास का एडिशन होगा। इसका मतलब है न्यूट्रॉन का मास इतना, प्रोटॉन का मास इतना, इसका मतलब इसका 2 गुना मास हमारा यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान हमारा नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नेग्लिजिबल होता है, यानी 1 AMU में कितना? 1 AMU का कितना भाग? 1838वां भाग होता है। और इसकी वैल्यू कितनी? तो याद रखना 9.1 गुना में 10 के पावर -31 kg होता है। और इस मास को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। कैसा मास है? तो कहेंगे इसको हम लोग नेग्लिजिबल कहते हैं, ये नेग्लिजिबल मास होता है, इस बात को आप ध्यान रखना, जिसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो मास किसका होता है? तो मुख्य रूप से हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो मास होता है वही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो हमारा मास जो होगा वो काफी कम होता है। इसलिए परमाणु का बोला गया, एटम का बोला गया कि समस्त द्रव्यमान जो होता है वो कहां पे होता है? नाभिक में होता है। क्योंकि नाभिक में हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा और मास ऑफ क्या होगा? तो कहेंगे प्रोटॉन होगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कहने का मतलब 1-1 AMU होगा, तो 2 AMU हमारा ऐसे भी हो गया। क्योंकि हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 AMU, मास ऑफ प्रोटॉन भी 1 AMU होगा, तो हम कहेंगे 2 AMU का द्रव्यमान हमारा उसमें मौजूद होगा। 1 AMU का मतलब हमारा इतना होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहता है कि न्यूक्लियस धनावेशित होता है। बिल्कुल धनावेशित हमारा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या? तो कहेंगे प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन हमारा कैसा? धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे? आप कहोगे सर 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट हमारे यहां पे राइट हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइए, सी करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है मेरे भाई, ये हैश का जो नियम होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है? एक्चुअली में हैश का नियम जो पढ़ना होता है ये 11th वगैरह में पढ़ना होता है, लेकिन आप जान लीजिए। कह रहा सर आज का जो टेस्ट है एकदम एग्जाम के हिसाब से सही है। स्नेहा चौहान जी, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहना चाहिए, वेरिएशन नहीं रहेगा
तो फिर आप सीखिएगा क्या। इसीलिए बहुत इजी भी क्वेश्चंस बेकार ही होता है। तो थोड़ा बहुत जो बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन था उसको मैंने थोड़ा कम किया है, थोड़ा सा मैंने कम किया। आप देख ले हैं क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है ना तो पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो 4 स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, चारों के क्वेश्चन आपके अलग अलग बन रहे हैं, एक क्वेश्चन आप थोड़ी पढ़ रहे हैं। अगर मेरे साथ 40 क्वेश्चन का अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो 40 क्वेश्चन नहीं, कम से कम आपका नहीं नहीं तो लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आपका डेली तैयार होता है। बहुत बात आपको पता होता है, बहुत बात आपको नहीं पता होता है, तो आप यहां से सीखते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कीजिए, मजेदार तरीके से कीजिए, सब होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, इसको हम लोग यहां पर समझते हैं। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे भाई, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे भाई सेशन को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। क्या करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं करते हैं। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हैश लॉ जो हमारा होता है, कांस्टेंट हीट समीशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। मेरे सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, कांस्टेंट हीट समीशन की बात कर दिया है यहां पर, कांस्टेंट हीट समीशन की बात कर दिया है, इस बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो हैश लॉ हमारा होता है, नोट करके लिख लीजिएगा, ये हमारा हैश लॉ हम लोगों को पढ़ना होता है। और जो हैश लॉ हमारा होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। ये किस पर काम करता है तो कहेंगे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर हैश लॉ कहते हैं। 11th क्लास में ये चीज आपको, 11th क्लास का ये चैप्टर में ये कंसेप्ट आपको दे रखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, जो हैश लॉ हमारा होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, वो आपको मैं लिख देता हूं मेरे भाई। ये उष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर आधारित होता है। उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम होता है उस पर यह आधारित होता है। उष्मा गतिकी के कौन सा नियम की बात करेंगे तो हम प्रथम नियम की बात करते हैं। उष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर यह आधारित होता है हैश लॉ। और उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा अप्लाई हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई किसी भी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, उस रिएक्शन में जो हमारा टोटल एनर्जी रहना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट कहता है। अगर एनर्जी कांस्टेंट रहेगा तो एंथैल्पी भी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, एंथैल्पी भी एक प्रकार का एनर्जी होता है। इसलिए एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये पॉइंट फंक्शन हमारा होता है। एंथैल्पी की अवस्था एक अवस्था फलन हमारा होता है। कहेंगे यहां पर हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास तो नहीं कहेंगे, ये तो हमारा नहीं होगा। इसमें हमारा एंथैल्पी जो होगा वो हमारा क्या होगा, कहेंगे कांस्टेंट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि एंथैल्पी जो हमारा होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये कांस्टेंट हमारा बना रहता है। और एंथैल्पी जो होता है एक प्रकार का हमारा क्या है, तो एंथैल्पी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं एच से दिखाते हैं, और ये होता है U प्लस में हमारा क्या, तो कहेंगे P इंटू वी होता है। H बराबर U प्लस P इंटू वी होता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर गुना वॉल्यूम हमारा कार्य होता है, एक प्रकार का ऊर्जा है ये, और ये भी ऊर्जा है। इसका मतलब ये दोनों ऊर्जा, इसका मतलब ये भी ऊर्जा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। इसी को मेरे भाई यहां पर क्या कहते हैं, इसी को एंथैल्पी कहते हैं। और एंथैल्पी क्या है, तो एक प्रकार का हमारा ऊर्जा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, तो ये हमारा एक प्रकार का यहां पर ऊर्जा होता है, ये बात आपको मेरे भाई किसी भी सूरत में पता होना चाहिए। एक प्रकार का ऊर्जा होता है। एंथैल्पी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस बात को ध्यान रखना। एनर्जी हमारा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी रिएक्शंस की अगर हम बात करें, जैसे मान लेते ए से रिएक्शन हमारा हुआ, बी में गया और कुछ एनर्जी हमें प्राप्त हुआ, उसको कह दिए कि हमारा कितना, यहां पर डेल्टा एच एनर्जी मिला। या फिर हम कहेंगे ए से हमारा सी हुआ, फिर हम कहेंगे यहां पर सी से, यहां पर मान लेते जो एनर्जी मिला उसको डेल्टा H1 कह दिए। यहां से सी से अगर मान लेते हमारा क्या, सी से बी हुआ, तो यहां पर जो एनर्जी हमें प्राप्त हुआ डेल्टा H2 प्राप्त हुआ। तो मेरे भाई अगर हम कहते हैं कि हमारा टोटल एनर्जी अगर डेल्टा H है, तो आपको ध्यान रखना अगर स्टेप वाइज अगर हमारा रिएक्शन होता है तो इन दोनों को जब जोड़िएगा, जब एडिशन करिएगा, तो ये दोनों अपोजिट है, कट जाएगा। पता चलेगा कि ए से बी जो हमारा रिएक्शन हुआ वो कितना हुआ है। तो ए से बी जो रिएक्शन हमारा हुआ वो कितना हुआ, तो
यहां पर हम लोग कहेंगे वो कितने के बराबर, तो कहेंगे डेल्टा H1 प्लस में डेल्टा H2 के बराबर होगा, और यही हमारा H के बराबर है। तो A से B में रिएक्शन होगा तो ये हमारा टोटल डेल्टा H के बराबर, और डेल्टा H हमारा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, यानी कि टोटल एनर्जी हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हैश लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता, बस इतना बात याद रखिएगा। और एंथैल्पी इसका एक फलन होता है, एंथैल्पी के रूप में एनर्जी हमारा रिलीज करता है, टोटल एनर्जी हमारा टोटल एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसके बारे में आपको बताना है मेरे भाई कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बात करते हैं। बताइए कि घरों में विद्युत से दुर्घटना का कारण हमारा किसका कारण है कि हमारा ऐसा हो जाता है। तो घर में विद्युत धारा से मेरे भाई हम लोग जानते हैं कई बार शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लग जाता है। कई बार हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट से क्या लग जाता है, तो आग लग जाता है। और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फ्यूज वगैरह का तार यूज करते हैं, या घर में एमसीबी वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि शॉर्ट सर्किट एक्चुअली में हमारा होता क्या है। तो जब कभी भी आपको यहां पर शॉर्ट सर्किट के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब आप क्या समझते हैं। शॉर्ट सर्किट को हिंदी में लघु पथन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो इसको लघु पथन कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से ही आग लगता है, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप मेरे भाई फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट होता कैसे ही समझिएगा। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है मेरे भाई, रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के अंदर हमारा क्या होता है, तार का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तार का जो रेजिस्टेंस हमारा होगा वो कैसा होगा, तो तार का जो रेजिस्टेंस हमारा होगा वो कैसा, कहेंगे यहां पर जीरो हो जाता है। जब वायर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो मेरे भाई जो करंट हमारा उससे पास करेगा, उससे जो करंट पास करेगा वो करंट हमारा कितना हो जाएगा, तो वो इनफाइनाइट करंट पास करेगा। अगर इनफाइनाइट करंट हमारा पास करता है तो हम लोग जानते हैं हमारा उसमें हमारा यहां पर जूल का नियम कहता है कि H इक्वल टू हमारा आई स्क्वायर आर टी हो जाता है। जूल इक्वल H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और ये किसको बताता, उष्मा को बताता है, ये उष्मा को बताता है। जहां पर मेरे भाई अगर हम इन दोनों पैरामीटर को अगर देखते हैं तो करंट का ये हमारा उष्मा समानुपाती का स्क्वायर होता है। अगर करंट बहुत अधिक अगर बढ़ जाएगा, बहुत अधिक करंट अगर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत अधिक उष्मा हमारा डेवलप करेगा और आग लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कहेंगे यहां पर आग लग जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इससे आग लग जाता है और इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि शॉर्ट सर्किट जब होगा मेरे भाई तो उस जगह पर कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, तो कहेंगे तार का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होता है उसको समझते हैं हम लोग नेटवर्क के सहारे से। मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस हमारा यहां पर है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है हमारा कुछ इस तरीके से हम यहां पर लगा देते हैं। ये दूसरा रेजिस्टेंस हमारा यहां पर है और इसको क्या करते थे, एसी सिग्नल से हमने क्या दिया, तो यहां पे करंट हमने सप्लाई किया है। यहां पर मेरे भाई हमने क्या किया, तो चलो यहां से करंट हमारा जाना शुरू करेगा। ये प्लस है तो ये हमारा माइनस है, ये प्लस तो ये माइनस, करंट हमारा ऐसे चलना शुरू करेगा। हम कह रहे हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस R1 है, यहां पर रेजिस्टेंस R2 है। मेरे भाई एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर मान लेते शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है तो टोटल करंट जो उसमें जाएगा वो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे सर टोटल करंट कहने वाला ये वोल्टेज V है तो I इक्वल टू V बाय R, और R जो होगा वो टोटल R, चूंकि टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस जाएगा तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा और दोनों सीरीज में है तो यहां पर R1 प्लस R2 करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मेरे भाई शॉर्ट सर्किट की बात आती है तो शॉर्ट सर्किट में क्या करना पड़ेगा, तो आपको अलग से एक तार यहां पे लगा दीजिए और ऐसा तार आप लगाइए जिसके अंदर रेजिस्टेंस आपका जीरो होता है। अब जैसे ही इसको आप लगाएंगे तो पता चलेगा कि करंट तो खोजता है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं हो, जिस वायर में उसी में सारा करंट पास कर जाएगा। पता चलेगा कि करंट हमारा इधर आया ही नहीं, जो करंट हमारा आ रहा था वो करंट इधर जीरो हो गया, इधर आया नहीं, सारा का सारा करंट हमारा किससे, तो इसी से पास कर रहा है। यानी इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो कहीं ना कहीं जीरो हो गई। तो वैसी परिस्थिति में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जब क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो टोटल करंट की जो वैल्यू होगी हमारा, तो वोल्टेज तो वही रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस हमारा क्या बच जाएगा, तो कहेंगे सिर्फ रेजिस्टेंस R1 बच जाएगा, यानी R2 तो हमारा जीरो हो गया। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा, करंट का मान बढ़ेगा तो हम कहेंगे यहां पर उष्मा का मान बढ़ जाएगा, उष्मा का मान बढ़ेगा तो हम कहेंगे आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर आग लग जाएगा इस तरीके से। हाँ, तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग फ्यूज वगैरह का वायर वगैरह यूज कर लेते हैं, गर्म होकर के तार पहले पिघल जाता है इसलिए
तो घर में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो मेरे भाई घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं उसको? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। शॉर्ट सर्किट मतलब समझ में आ गया। शॉर्ट सर्किट अगर कभी भी होगा तो वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई? वायर का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। उससे इनफाइनाइट करंट पास करेगा, इतना करंट पास करेगा कि करंट का स्क्वायर उष्मा का समानुपाती होगा। इतना करंट पास करेगा कि इतना उष्मा डेवलप करेगा जिससे आग लग जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अब शॉर्ट सर्किट से बचाना है, ओवरलोडिंग से बचाना है, तो आपको फ्यूज का तार इस्तेमाल करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए आपको फ्यूज का वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर घर में अगर विद्युत दुर्घटना अगर मान लेते हैं मेरे भाई शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, तो आग लगेगा तो उसको बुझाना पड़ेगा। और बुझाने के लिए क्या करिएगा? पानी मारिएगा, आपको आग पकड़ लेगा करंट। तो कभी भी बिजली से अगर आग लगता है तो आप पानी या कोई भी द्रव पदार्थ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको कभी भी अगर घर में कहीं पर भी बिजली से आग लग गया है तो याद रखना मेरे भाई, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही इस्तेमाल करेंगे। और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखते होंगे सिलेंडर में भरा हुआ लाल कलर का रहता है, उसी से दबाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, उससे हम लोग बुझाते हैं। हम लोग कभी भी मेरे भाई द्रव पदार्थ का इस्तेमाल कभी भी किसी भी सिचुएशन में, घर में आग लगा तो उसमें कभी भी किसी भी द्रव पदार्थ को हम यूज नहीं करते हैं बुझाने के लिए, नहीं तो करंट मार देगा। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे मेरे पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो क्लासेस है आज होना था, लेकिन हुआ क्या, स्टूडियो का डिसअरेंजमेंट होने की वजह से क्लासेस आपका नहीं ले पाए। लेकिन मैं आपको घोषणा करता हूं, इस बात को आप समझिएगा, कल से तो किसी भी सूरत में ये क्लासेस आपकी चलेगी। और कल से 6 PM से 7 PM के बीच आपकी क्लासेस चलेगी। 6 से 7 PM में आपको हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा यहां पर वेट कर रहे थे, उनको ये क्लासेस मिल गया होगा। और आप मेरे भाई 6 से 7 PM शाम में मेरे साथ लाइव आइएगा। इसका मटेरियल भी अपलोड आपको कल तक हो जाएगा और कल से ये क्लासेस आपका एकदम स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, एकदम कल एकदम टाइम पे शुरू होगा। 6 से 7 में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे पास CaSO4 ½ होता है। हम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि जो जिप्सम हमारा होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर जिप्सम की बात कर रहे हैं। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पर, जब इसको गर्म करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या मिलता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ऐसे केस में क्या मिलेगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात करते हैं, ये मिलता है, जिसको हम लोग पीओपी कहते हैं। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो जिप्सम हमारा होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 और यहां पर हमारा पानी का 2-2 मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन जैसे इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? तो CaSO4 और यहां पर आपको ½ मॉलिक्यूल्स पानी का बच जाता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा होता है ये व्हाइट पाउडर के रूप में होता है। ये कैसा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये हमें व्हाइट पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। व्हाइट पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं? तो मूर्ति वगैरह बनाने में करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये मूर्ति बनाने में भी करते हैं इसका इस्तेमाल। दूसरी जगह आप समझेंगे, हाथ वगैरह में देखते होंगे जो बैंडेज किया जाता है, वहां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे वहां हाथ वगैरह में देखते होंगे, हड्डी को सपोर्ट देने के लिए हाथ में जो बैंडेज वगैरह होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, ½ होता है। अगला हमारा है कि ईंधन सेल के बारे में निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा कथन हमारा क्या है? तो यहां पर सही है, क्या है, ये आपसे पूछा गया इस तरीके से। तो मेरे भाई आपके सामने में 4 गो स्टेटमेंट है। अब ये समझिए, एगो क्वेश्चन ये थोड़ी ना है, ये 4 गो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपा हुआ, इतना क्रिटिकल क्वेश्चन का चलता है डिस्कशन। कैसे कोई संभव कर सकता है कि 1-1.5 घंटे में क्वेश्चन खत्म कर देगा? अगर काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे ना तो पता चलेगा कि 3 घंटा भी में खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि आपको उतना उतना बात बताते चले जाए, क्योंकि आप लोग को पढ़ना बहुत कुछ रहता है, जिससे कि आपका भी काम चल जाए। तो हम लोग ईंधन सेल की जब बात करते हैं मेरे भाई, तो एक बात आप ध्यान रखना, इस ईंधन सेल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसी को इंग्लिश में हम लोग फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गैल्वानिक सेल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही हमारा गैल्वानिक सेल होता है। और गैल्वानिक सेल कहने वाला जो टॉर्च वगैरह की बैटरी होती है उसकी बात करते हैं। जो डेनियल सेल वगैरह हमारा होता है वही सेल की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये वो सेल है जिसके अंदर क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? इसमें जो रासायनिक ऊर्जा हमारा होता है, ये रासायनिक ऊर्जा हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा हमारा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई पहला स्टेटमेंट तुम्हारा इसके लिए क्या है? तो किंग करेक्ट है।
अगला कहता है कि इसकी दक्षता पारंपरिक तापीय संयंत्र से हमारा अधिक होती है। मेरे भाई जो हमारा फ्यूल सेल होता है इसकी जो इफिशियंसी होती है हमारा ज्यादा होता है किससे, तो कोई भी थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल थर्मल पावर प्लांट है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करते हैं, इसकी इफिशियंसी कहीं ना कहीं हाइयर होती, स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो फ्यूल सेल की जो इफिशियंसी होती है वो लगभग 40 से 50 होता है, जबकि थर्मल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है वो आपका 35 से 40 होता है। तो मेरे भाई अगर हम इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस फ्यूल सेल की इफिशियंसी कितनी होती है, ये हमारा 50 से लेकर के 60% होता है। लेकिन यही हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसकी इफिशियंसी की अगर बात करते हैं, किसी प्लांट के इफिशियंसी की अगर हम बात करें, इसकी इफिशियंसी थर्मल प्लांट की 35 से 40% ही होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसका मतलब ये ज्यादा इफिशियंट हमारा होता है। दूसरी बात, जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं ये पॉल्यूशन फ्री होता है। ये कैसा होता है, तो पॉल्यूशन फ्री होता है। इसमें दो चीज हम लोग यूज करते हैं, एक तो हाइड्रोजन यूज करते हैं, दूसरा हमारा क्या, तो ऑक्सीजन यूज होता है, और ये प्रदूषण रहित होता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखेंगे, फ्यूल सेल में आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसमें इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य भी हमारा होता है। इसमें तो सभी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 स्टेटमेंट सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे, और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विलियमसन सिंथेसिस जो हमारा होता है ईथर के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेरे भाई जो हमारा प्रोसेस होता है ये किसके लिए यूज करते हैं, तो हमारा ये प्रोसेस यूज होता है किसके लिए, तो ईथर बनाने के लिए। और ईथर आप जानते होंगे कि ईथर का जो हमारा होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। एल्कोहल के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारा OH ग्रुप लगता है, एल्डिहाइड के लिए हमारा क्या होता है, CHO हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप, और ईथर की बात हम ये करते हैं। और ईथर जो बनता है हमारा किससे बनता है, तो विलियमसन सिंथेसिस से हमारा बनता है। एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं, और सिल्वर क्लोराइड अगर बोल दिया तो आप AgC समझ लीजिए। और इस सिल्वर क्लोराइड में क्या करना है, तो इसको सनलाइट में रखना है। कहां रखना है, तो सनलाइट में, सूरज के प्रकाश में रखना है। पता चलेगा क्लोरीन गैस अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया। तो यहीं से मेरे भाई सिल्वर क्या होता है, ये जो सिल्वर है ये हमारा अलग हो जाता है, और यहां से क्लोरीन गैस हमारा अलग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। इसको बैलेंस करना, तो 2 को क्लोरीन तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब यहां भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब कभी भी सिल्वर क्लोराइड को आप कहां रखते हैं, सनलाइट में अगर रखते हैं, तो कौन सी गैसेस निकलती है, तो याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे जो भी गैस निकलेगी उसको क्लोरीन गैस कहते हैं। ये गैसेस बाहर निकलती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यह सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाएगी। इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा क्या है, तो एक अपघटन अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसी अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, हम लोग कहते हैं ये कैसी अभिक्रिया है, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब कभी भी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में अगर गर्म करते हैं तो इससे क्लोरीन गैस बाहर निकलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मेरे भाई, सिल्वर हमारा होता है इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन की जब कभी भी बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन आता है। इस बात को ध्यान रखें, रंग में परिवर्तन आ सकता है। तो जैसे ही ये हमारा होगा वैसे ही मेरे भाई इसका कलर बदल जाता है, और ये कैसे कलर में, तो ग्रे हमारा हो जाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना कौन सा क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन में विघटित हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। और इसके कलर जो है वो भी बदल जाते हैं, सही है। कह रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन तो हो गया, अब क्या होगा। दूसरा कहता है क्या ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा। कहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई हम लोग सीधा कह सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें 2 ही स्टेटमेंट सही था, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ही करेक्ट है हमारा। आगे, बेंजीन में किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो बेंजीन हमारा होता है ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6 हमारा होता है, और ये साइक्लिक कंपाउंड है। इस बात को ध्यान रखना, ये एरोमेटिक तो है और ये साइक्लिक कंपाउंड हमारा है। ये कैसा कंपाउंड है मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर साइक्लिक कंपाउंड होता है। और जो साइक्लिक कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, तो कहेंगे उसी को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अगर कोई साइक्लिक है तो वही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, और जो एसाइक्लिक होता है वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बेंजीन जो है मेरे भाई वो कैसा है, तो बेंजीन की अगर हम बात करते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड को ही एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और साइक्लिक कंपाउंड कितने साइकिल का होगा, तो 6 कार्बन का साइकिल बनेगा। साइकिल का मतलब क्लोज चेन इस तरीके से हमारा बनता
होता है, और इसका स्ट्रक्चर तो आप सबको पता होगा। जहां जहां कोरा मुड़ा हुआ वहां वहां कार्बन है। कितना कोना है? तो 6 को कोना यानी 6 को कार्बन होगा, और इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट में होता है, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या? इसी को कहते हैं हम लोग बेंजीन कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को हम लोग यहां पर बेंजीन के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर मामला यह है कि इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। क्या ये संतृप्त है या असंतृप्त है? तो आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड जैसे दिख गया ना, ऐसे किसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा ये है। ये कैसा? तो कहेंगे ये असंतृप्त हमारा होता है। ये कैसा? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हमारा ये कंपाउंड है, इस बात को ध्यान रखना। जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड वाले को संतृप्त कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को असंतृप्त कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी असंतृप्त कहते हैं। ये दोनों असंतृप्त होता है, सिंगल बॉन्ड वाले को संतृप्त कहते हैं। इसमें तो डबल बॉन्ड दिख गया, इसका मतलब कहीं भी एको को डबल बॉन्ड हो गया मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, एरोमेटिक हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हमारा है। तो हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? यहां पर सीधा कहेंगे ये एसाइक्लिक नहीं, यहां पर सैचुरेटेड तो हमारा नहीं होगा, तो ये तो आप ऐसे सबसे पहले छाड़ दोगे सर ये सैचुरेटेड नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? सैचुरेटेड नहीं होगा, अनसैचुरेटेड होगा, यानी कि हम कहेंगे यहां पर असंतृप्त होगा। चलिए अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त हमारा, यहां एसाइक्लिक लिख दिया, यहां एसाइक्लिक लिख दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। साइक्लिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड को ही साइक्लिक कहते हैं, और जो कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक हमारा होता है ये हाइड्रोकार्बन होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या था? द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं मेरे भाई। हम लोग जानते हैं कि जो दूसरा ग्रुप हमारा होता है उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल हम इसलिए कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में वही पाया जाता है, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अगर हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारा क्या होता है, तो आप कहोगे सर एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारा होता है, जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा क्षारीय मृदा धातु होता है। और क्षारीय मृदा धातु इसका नाम क्यों है? क्योंकि ऊपरी क्रस्ट जो हमारा होता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो परत होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। उस क्रस्ट पर सबसे अधिक जो धातु अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो कौन सा होगा? तो याद रखना मेरे भाई, हम लोग यहां पर कहते हैं बेमक्का सरवड़ा। बेमग का क्या हुआ सर? तरी बोला हम तो रिलैक्स हो गए। बेमक्का सरवड़ा वहां से रिटर्न आए हैं सर। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? अर्थ क्रस्ट पर मौजूद होता है, अर्थ क्रस्ट पर ये मौजूद होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मामला ये है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज तो बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होगा? कहेंगे एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है? बढ़ता है। यहां से जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज हमारा बढ़ता है। अब एटॉमिक साइज अगर हमारा बढ़ेगा तो मेरे भाई ध्यान रखना है, जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इसका एनर्जी लेवल हमारा क्या हो जाता है? यहां पर आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि कार्बोनेट के तापीय साहित्य समूह के नीचे जाने पर हमारा क्या होगा? तो इंक्रीजेस, आपको कह रहा है कि कार्बोनेट्स इंक्रीज कर, अच्छा ये कह रहा है। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, हम इससे क्या बनाएंगे? जो कार्बोनेट बनाएंगे तो हम कहेंगे BeCO3 बनाएंगे इसके कार्बोनेट, MgCO3 इसके कार्बोनेट बनाएंगे। ये MgCO3 हमारा हो गया, उसके बाद CaCO3 हमारा हो गया, उसके बाद SrCO3 हमारा हो गया, उसके बाद हमारा BaCO3 हमारा हो गया। इस तरीके से मेरे भाई देखते हैं तो कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं ऑर्डर में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है कि BaSO3 जो होता है ये हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी क्या होगा? कि हमारा ये बढ़ता है। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा तो हम कहेंगे जब साइज बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ता है, जब एनर्जी बढ़ेगा तो मेरे पास ध्यान रखना स्टेबिलिटी भी बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें एक जगह गलत लिखा हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन कैटायन साइज डिक्रीजेज लेटिस एनर्जी, यहां पर इंक्रीजेज लेटिस एनर्जी होगा, यहां पर मेरे भाई इंक्रीजेज लेटिस एनर्जी होगा और यहां पर डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर होगा। लेकिन जैसे मेरे भाई इंक्रीजिंग एनर्जी जैसे ही बढ़ेगा, एटॉमिक साइज के बढ़ने से हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस का साइज अगर बढ़ेगा, दूर जाएगा तो उसके हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो जाहिर से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर मेरे सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा ये होता है, सबसे कम हमारा ऊपर वाला होगा। तो आपसे यहां पर क्या पूछा गया है? क्षारीय मृदा धातु वर्ग में कार्बोनेट का जो तापीय अस्थायित्व समूह होता है वो हमारा क्या होगा? स्टेबिलिटी ही पूछा गया है। बताइए क्या होगा स्टेबिलिटी? तो हमारा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि घटता तो नहीं है, ऊपर से नीचे जाने पर हमारा बढ़ता है। यानी इसके अगर आंसर करेंगे तो हमारा क्या होगा? इंक्रीजेज होगा। यानी सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर मिलान करना है आपको यहां पर मेरे भाई, कह रहा है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड है, लीचिंग हमारा है। ये चार को प्रोसेस हमारा है। इन चारों प्रोसेस में आपसे पूछा गया है जो हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहला तो हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड की बात करते हैं तो मेरे भाई जितने भी मैग्नेटिक गुण वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, चलाते हैं ऐसे करके, रोलर लगा रहता है, फीता पे वो चलता है, पता चलता है कि जो मैग्नेटिक गुण वाला होता है हमारा वो उसमें चिपका हुआ रह जाता है, जो नॉन मैग्नेटिक गुण वाला होता है हमारा बाहर फेंका जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो चुंबकत्व गुण वाले पदार्थ होते हैं उसको हम अलग करते हैं। तो मेरे भाई आप इसको देखिए, कहता है कि अयस्क तथा गैंग में किसी एक का चुंबकीय होना, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा पदार्थ जो कि हमारा इंप्योर और प्योर मिला हुआ, अयस्क और गैंग दोनों मिला हुआ है, तो इसमें से जो चुंबकीय गुण वाला होगा हमारा अलग हो जाएगा और चुंबकीय गुण वाला बाहर फेंका जाएगा। इसका मतलब इसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से चुंबकीय पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय गुण वाले पदार्थ को अलग करते हैं। इसका मतलब बी का तो हमारा 2 मिलान होगा। अगर बी का 2 मिलान है तो ये सही है, ये गलत है, यहां भी गलत है। इसका मतलब ये आंसर आप लोग करेंगे करेक्ट है। दूसरी बात मेरे भाई, आप सब इसके बारे में कितनी बार पढ़ चुके हैं, थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया, आप वहां से भी इसको करिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम कैसे कैलकुलेट करना ये आपको बताते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, जैसे कि मान लेते कोई रिएक्शन हमारा 2A प्लस में हमारा बी, ए और बी में रिएक्शन हुआ, इससे क्या मिला तो हम कहेंगे सी कोई पदार्थ हमारा बना। मेरे भाई इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको कैलकुलेट करना है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इसका अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है कि यहां पर k टाइम्स हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा अगर हम इसका कंसेंट्रेशन अगर निकालना चाहते हैं, हम इसका अगर निकालना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा 2, इस पर हमारा स्क्वायर पे चढ़ जाएगा। इसमें इसके बाद हम किसका करेंगे तो बी का निकालेंगे और बी में जो पावर है वो इस पे ऊपर चढ़ जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम लिखना होगा तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा इन दोनों का एडिशन होगा, यानी कि 2 + 1 मिलकर के हमारा 3 हो जाएगा। 2 + 1 मिलकर के हमारा 3 हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 2 + 1 मिलकर के हमारा 3 हो जाता है। इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलते हैं। तरह से इसका रिएक्शन हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाला, इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग नहीं देख रहे थे, हम लोग अभिकारक का रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखें तो इस तरह का इक्वेशन हमारा मिला। तो इसका कोफिशिएंट जो पावर में हो जाता है, इसका कोफिशिएंट पावर में हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट हमारा 1, 2, 1, 3 और दोनों मिला दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या होगा, इसकी कह रहा है कि हमेशा इसकी आणविकता, हाँ और एक और बात जान लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू मेरे भाई न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, लेकिन ये है नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारा मान पॉजिटिव भी हो सकता है, ये मान हमारा यहां पर 0 भी हो सकता है और ये मान हमारा कैसा कहेंगे यहां पर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें, इतने तरह के ये मान हो सकते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपसे कह रहा है यहां पर नीचे देखिए, कह रहा है कि एक प्रायोगिक मांग जो दर के नियम की सांद्रता पदों की घातों का योग होता है, किसका योग होता है तो ये हमारा ये घातों का योग होता है। घात का योग कहने मतलब इसका प्लस में इसका योग होता है और यह शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये मोटा मोटी आपसे यही जानना चाह रहा था। तो आप यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप यहां पर बी कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बी करेक्ट आपका। सर आप ऐप पे बायोलॉजी का बैच शुरू कीजिए ना, बायोलॉजी के लिए आपको बताए थे कि बायोलॉजी की क्लासेस आएगी, थोड़ा वेट कीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए, 1 सप्ताह 10 दिन और वेट कीजिए, 10 दिन के बाद जो क्लासेस खत्म हो जाएगा उसके बाद बायोलॉजी की क्लासेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, 10 दिन 15 दिन और वेट कर लिए, इतना वेट किए हैं तो उसके बाद वो क्लासेस हम आप लेकर के आएंगे। ये क्वेश्चन बोला कि पोलन ग्रेन्स जो हमारा होता है वो किसमें होता है, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं ये हमारा क्या होता है, प्लांट होता है, और इस प्लांट में तो कई बार हम बताए हैं कि ये इसका ओवरी होता है और इस तरीके से ये हमारा होता है। इसी में ये जो मेल पार्ट होता है इसको हम लोग एंथर कहते हैं, इसको पोलन ग्रेन्स, सॉरी इसको हम लोग परागकण कहते हैं, इसको पोलन ग्रेन्स कहेंगे। इसमें छोटा छोटा जो दाना होता है उसी दाना को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे तो ये हमारा पोलन ग्रेन्स होता है और इसको हम लोग थैली को क्या कहते हैं, इस थैली को यहां पर हम लोग परागकोश के नाम से जानते हैं, इसको परागकोश कहेंगे। और परागकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंथर के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। और पोलन ग्रेन्स छोटा छोटा जो दाना होता है उसको हम लोग क्या, इसको परागकण के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई परागकण जो होता है ये परागकोश में होता है, तो परागकण किस में मौजूद होगा तो कहेंगे परागकोश में मौजूद होता है, जो कि
फूल का ये मेल पार्ट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यही परागकण जो है हमारा उड़ के यहां आता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है, जबकि ये दोनों मेल पार्ट होता है, इसको तंतु कहते हैं, और ये परागकोश के अंदर परागकण होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा दे रखा है कि बताइए कि प्रोपेन की बात कर रहे हैं, उसमें कितने सहसंयोजक आबंध हमारे होते हैं, ये पूछा गया कितने इसमें सहसंयोजक आबंध बनते हैं। मेरे भाई सबसे पहला चीज तो आप ये समझिए कि अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम यहां पर कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं, इसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं, तो ये 3 प्रकार का हमारा होता है। तो एक तो हमारा होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक तो हमारा होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरा हमारा होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग सिंगल कहते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो तीसरे को हम लोग यहां पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हम लोग कहेंगे, यहां पर ये हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमारा होता है। अब मामला ये है मेरे भाई कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है कभी भी तो अधातु अधातु के बीच में बनता है। ये किसके बीच में, तो अधातु और अधातु के बीच बनता है, इस बात को आप ध्यान रखें। एक अधातु, दूसरा भी क्या होना चाहिए, तो अधातु होना चाहिए। अधातु के बीच जो हमारा बंधन बनता है उसी को हम लोग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब हमारे सामने में C3H8 दे रखा है, कितने कार्बन है मेरे भाई, तो हम लोग को बोला गया C3H8 में चेक करना, जिसको हम प्रोपेन कह रहे हैं। तो मेरे भाई 3 कार्बन का बना दीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का, 8 को हाइड्रोजन चिपकाना, तो इसके साथ 3 को हाइड्रोजन चिपक जाएगा, इसके साथ भी 3 को हाइड्रोजन चिपकेगा, और इसके पास 2 बॉन्ड पहले से, तो यहां पर 2 को हाइड्रोजन चिपक जाएगा। मेरे भाई यहां पर गिनती कीजिएगा तो 3 को C है, और हाइड्रोजन हमारा कितना, तो इतना है। इसी चीज को अगर हम ऐसा लिखे, इसी को अगर हम ऐसा लिखें मेरे भाई कि इस कार्बन के साथ यहां पर 3 हाइड्रोजन, तो यहां पर भी देखेंगे कार्बन, और इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, इसके बाद ये कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ना है। मेरे भाई हाइड्रोजन भी अधातु है और कार्बन भी अधातु है, इसका मतलब ये अधातु, एक हमारा सिंगल बॉन्ड। तो जितने भी इसमें हमारे बॉन्ड बने हैं, सभी के सभी बॉन्ड कैसे हैं, तो सभी के सभी बॉन्ड हमारे यहां पर कोवलेंट बॉन्ड ही होंगे, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है। तो यहां पर अधातु के बीच में बॉन्ड बनेगा, और सिंगल सिंगल बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 3 3 6 इधर हो गया, 2 8 यहां हो गया, 2 10 हमारा हो गया। 10 को सिंगल बॉन्ड हमारा है, इसलिए 10 को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसमें होगा। कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, तो 10 को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको यहां पर दिखेगा, इस बात को ध्यान रखना। और 10 सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हमारा है। कोवलेंट बॉन्ड हमारा डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, सिंगल भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन किसके किसके बीच में होता है, तो अधातु और अधातु के बीच में होता है। अगला मिलान करना मेरे भाई, ये तो बहुत आसान है, इसको मिलान आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो उत्सर्जन तंत्र होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे किडनी हो गया, किडनी से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है उसको कहते हैं, नहीं खुशबू कुमार जी आएगा, खुशबू कुमारी आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए ना, आपके पेशेंस की तो परीक्षा है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए ना, आपको पढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बहुत जल्द आएगा। उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ हमारा बाहर निकलता है, बताइए इसमें से कौन हमारा होगा। तो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की अगर बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है, इसका मतलब मेरे भाई इसका साथ हम कहेंगे 4 का 3 मैच करेगा। तो 4 का जो है हमारा क्या, तो 4 का 3 नहीं, 4 का C कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में C दे रखा है। तो 4 का C, तो 4 का C यहां भी है, 4 का C यहां भी है, 4 का D यहां, तो ये ऑप्शन खत्म। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखें, 1 का B पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। गैस का जो विनिमय होता है हमारे एल्बुलाई पर होता है। एल्बुलाई क्या है, तो हमारे लंग्स का भाग होता है, इसका मतलब मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कहते हैं, श्वसन तंत्र में हमारा आता है वो। तो मेरे में गैसों का जो विनिमय होता है, गैसों का जो विनिमय होता है यहीं पर होता है, 2 का A मैच करेगा। तो 2 का A यहां है, यहां पर 2 का D है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे A। बाद बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड वगैरह से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, यहां पर फ्लूइड मॉजेक मॉडल जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, सिंगर और निकोलसन के द्वारा ये दिया गया था, ध्यान रखेंगे सेल के लिए। अगला निम्नलिखित में से फॉलोइंग कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। मेरे भाई यहां पर हम लोग कहेंगे, ऑप्शन गैप कर दिया, ये ए ऑप्शन में हमारा है। कोलेरा तो हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, पोलियो हमारा वायरल डिजीज, यही हमारा आंसर है। पोलियो वायरस से होता है, इस बात को ध्यान रखना। और पोलियो आरएनए वायरस हमारा होता है। ये क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा पोलियो क्या है, तो पोलियो जो हमारा होता है पोलियो वायरस से होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पोलियो क्या, पोलियो वायरस से होता है, इस बात को ध्यान रखना। और जो पोलियो वायरस हमारा होता है ये आरएनए का बना होता है, ये किसका, तो कहेंगे ये आरएनए का बना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो होता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, हमारा एक ही आंसर करेंगे करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई यहां पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की बात करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहां पर फोटोसिंथेसिस की जब कभी भी हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन होता है। इसमें हमारा एक तो डार्क रिएक्शन होता है जिसका कंसेप्ट ब्लैकमैन ने दिया था, और एक हमारा इसमें लाइट रिएक्शन हमारा होता है। तो एक लाइट रिएक्शन होगा, एक डार्क रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन किस में होगा तो कहेंगे थैलेक्वाइड में होता है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। ये कहां पर होगा, थैलेक्वाइड में होता है। और थैलेक्वाइड क्या कहते हैं, तो थैलेक्वाइड हमारा होता है क्या, तो मेरे भाई ग्रेना के समूह को थैलेक्वाइड कहते हैं, आप पढ़ते होंगे। और डार्क रिएक्शन जो होता है ये कहां पर होता है तो कहेंगे स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन कहां पे होगा तो ये हमारा स्ट्रोमा में हो, जो द्रव पदार्थ होता है उसमें हमारा होता है। तो इसका जो कंसेप्ट दिया है वो ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया है। कौन दिया तो मेरे भाई ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने, काला आदमी। और इसका जो कंसेप्ट दिया है ये हमारा रॉबर्ट हिल ने दिया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कंसेप्ट किसने, तो हम यहां पर रॉबर्ट हिल की हम बात करते हैं। तो मामला क्या है आपको बताना है मेरे भाई कि प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है, कह रहा है कि प्रकाश जो हमारा है प्रकाश निर्भर अभिक्रिया यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। तब कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कहां होती है, तो ये थैलेक्वाइड में होती है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये थैलेक्वाइड में अगर होगा तो स्ट्रोमा में तो नहीं होगा, ये खत्म हो गया, पहला ऑप्शन खत्म हो गया, ये नहीं होगा। ये कहां होगा मेरे भाई, तो कोशिका द्रव में तो नहीं होगा। ये कहां होगा तो थैलेक्वाइड में होगा। थैलेक्वाइड झिल्ली में होता है और किसका निर्माण करता है, एटीपी का, NADPH का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को बाहर करता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला मेरे भाई बोला गया है कि वृषण के द्वारा जो हार्मोन हमारा स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं, तो वृषण जो हमारा होता है ये तो हमारा मेल का पार्ट है जिसको टेस्टिस कहते हैं, इस बात को आप समझिए मेरे भाई। अगर हम टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं ये मेल पार्ट्स होता है, ये किसका तो कहेंगे ये मेल पार्ट्स होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये मेल पार्ट तो है लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये भाग होता है, इस बात को ध्यान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये भाग होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। इस टेस्टिस की बात करते हैं, इस टेस्टिस से जो सीक्रेट करता है उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये क्या करता है, कहेंगे यहां पर निर्माण करता है, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। और ये क्या तो मेल सेक्स हार्मोन होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो केवल और केवल हमारा ये होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा ओवरी से सीक्रेट करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हमारा ओवरी से सीक्रेट करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला दे रखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है, व्हिच हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स टू सीक्रेट हार्मोन्स। यानी कहने का मतलब है कुल मिलाकर के मेरे भाई कि जो पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन में होता है, सबसे छोटी ग्रंथि होता है, उस पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो मेरे भाई पीयूष ग्रंथि को तो हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगर हम यहां पर पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे तो इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे तो इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये पीयूष ग्रंथि हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, इससे बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको ACTH हार्मोन कहते हैं, ACTH हार्मोन। अब ये ACTH हार्मोन जो हमारा होता है, ये ACTH हार्मोन हमारा क्या करता है तो याद रखना मेरे भाई, जो एड्रिनल ग्लैंड हमारा होता है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, उसमें होता है हमारा क्या, तो उसमें हमारा होता है क्या, तो उसमें होता है कॉर्टेक्स। और वह कॉर्टेक्स क्या करता है, हार्मोन को स्रावित करने के लिए उसको उत्तेजित करता है। तो ACTH का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये हमारा क्या करता है, ACTH हमारा हार्मोन क्या करता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है अधिवृक्क ग्रंथि की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, अधिवृक्क ग्रंथि की अगर बात करते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स को, किसको तो के कॉर्टेक्स की हम बात करते हैं कि कॉर्टेक्स को हार्मोन को रिलीज करने के लिए, हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। करने के लिए ये क्या करेगा तो यहां पर उसको ये उत्तेजित करने का सिर्फ काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखना, उसको उत्तेजित करता है, ये इसका काम होता है। तो मेरे भाई ACTH हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा होता है अधिवृक्क ग्रंथि, उसमें हमारा जो होता है उसके अंदर जो कॉर्टेक्स होता है, इस
सुपरक्यूटेनियस कॉर्टेक्स को हार्मोन को रिलीज करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। हम लोग जानते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर जो हमारे हार्मोन होता है उसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग यहां पर 3F हार्मोन भी कहते हैं, उसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, या उसी को हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। उसको सिक्रेशन करने के लिए वो एसीटीएस क्या करता है, उसको उत्तेजित करने का काम करता है। तो मेरे भाई इसके लिए अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट करेंगे। ऑप्शन जो हमारा होगा वो बी जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है मेरे भाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं, ये भी हमारा पीयूष ग्रंथि सिक्रेट करता है, लेकिन ये हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करते हैं जो वृद्धि कराता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि टीआरएनए एमआरएनए हमारा जो होता है, हम लोग जानते हैं आरएनए जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो आरएनए हमारा होता है, ये एक तो मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए कहते हैं, दूसरा हम लोग जानते हैं कि हमारा ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए के नाम से जानते हैं, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आरआरएनए कहते हैं, इसको राइबोसोमल आरएनए की हम बात करते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि इसमें जो टीआरएनए पर क्वेश्चन आपसे पूछा, किस पर पूछा गया है, टीआरएनए पर क्वेश्चन पूछा गया। ये जो टीआरएनए की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो टीआरएनए की आकृति जो होती है मेरे भाई हमारा कैसा होता है, तो टीआरएनए की जो आकृति होती है आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये क्लोवर जो लीफ होता है, क्लोवर लीफ मतलब समझते हैं, जो क्लोवर लीफ हमारा तो उसकी संरचना की तरह मुड़ा हुआ रहता है, जो लौंग वगैरह का लीफ होता है उसकी तरह हमारा मुड़ा हुआ रहता है, एल शेप का होता है। ये किस शेप का होगा, तो इसकी आकृति एल शेप की होती है। लेकिन यहीं पर अगर मैसेंजर आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो ये लीनियर होता है, ये सीधा होता है, और इसकी आकृति कैसी होगी, तो लीनियर होता है हमारा। इसकी आकृति कैसी होगी, तो क्योंकि यहां पर हमारा लीनियर होता है, ये बात आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। इसकी आकृति कैसी होगी, तो लीनियर होती है, और आरआरएनए की आकृति होती है ये 3D आकृति में हमारा मौजूद होता है, ये 3D आकृति की होती है, इस बात को ध्यान रखना, ये 3D आकृति की होती है। तो आपको एल शेप को आप टिक आउट करना है। तो मेरे भाई इस तरीके से आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, और डबल हेलिक्स तो हमारा कौन होता है, डीएनए होता है, इस बात को ध्यान रखना। लीनियर हमारा कौन होगा, तो ए ऑप्शंस में शायद यही था, उड़ा दिया है। ए ऑप्शंस में हमारा कौन होगा, तो मैसेंजर आरएनए लीनियर होता है, रेखिक होता है। अगला बायोस्फीयर जो हमारा होता है मेरे पास, बायोस्फीयर रिजर्व कहने का मतलब जिसमें सब कुछ आपका आ जाता है, जिसमें सब कुछ आ गया उसी की बात कर रहे हैं। जल मंडल, स्थल मंडल सब कुछ होगा, यानी कि मेरे भाई द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर वेयर द लाइफ इज फाउंड, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह भाग जहां पर जीवन पाया जाता है उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें आपका हर चीज मौजूद है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक लाइन में कहानी खत्म, आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि जीन थेरेपी क्या है। मेरे भाई जीन थेरेपी कहने का मतलब है कि उसके अंदर जीन की किसी भी चीज की अगर कमी होगी, किसी अनुवांशिक पदार्थ की कमी हो, जैसे किसी को अनुवांशिक रोग हो जाता है, तो समझना अनुवांशिक रोग अगर किसी में है तो इसका मतलब किसी न किसी डीएनए की कमी होगी, उसमें जीन की कमी होगी, उसको भरपाई करने के लिए अलग से जो जीन दिया जाता है, अलग से जो डीएनए दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। तो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज होता है या एससीआईडी हमारा होता है जो कि हमारा अनुवांशिक डिजीज होता है, इसमें दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन में प्रतिस्थापित कर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं, उसी को जीन थेरेपी कह देते हैं और कुछ नहीं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला हमारा है मिलान करना है और आपको इस तरीके से देखना है। स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है ये सेक्स हार्मोन को कहते हैं, इस बात को ध्यान है। स्टेरॉइड हार्मोन हमारा क्या होता है, जहां भी दिखेगा समझ लेना कि ये सेक्स हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब क्या, तो कहेंगे सेक्स हार्मोन की बात कर रहा है। और इनमें से सेक्स हार्मोन कौन सा आपको दिख रहा है, तो एस्ट्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन क्या है तो फीमेल सेक्स हार्मोन होगा, कार्टिसोल हमारा हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई इसका मिलान जो हमारा बी का जो है ये 4 हमारा मैच कर जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और प्लांट हार्मोन ऑक्सिन जिब्रेलिन वगैरह तो प्लांट हार्मोन होगा, इसका मतलब डी का तो हमारा एक मैच कर जाएगा मेरे भाई। बी का 4, डी का 1, बी का 4 यहां, डी का 1 यहां पर, बी का 2 दे रखा नहीं होगा, यहां पर बी का 3, इसका मतलब आंसर करेंगे ए। अगला अगर हम लोग मान लेते हैं यहां पर मेरे भाई एमिनो एसिड और डेरिवेटिव हार्मोन्स की बात करते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन सा होगा, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो कहेंगे ए का हमारा 3 मैच कर रहा है, ए का क्या मैच करेगा, तो कहेंगे 3 मैच करेगा। तो 3 में क्या है, इंसुलिन की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं।
और इस तरीके से हमारा हो जाएगा, मिलन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला है सोप मॉलिक्यूल्स के जो हमारे होते हैं। तो मेरे भाई जो मिसेल हमारा बनता है, तो सोप मॉलिक्यूल्स में अगर देखिएगा तो इसमें आपको दो चीज बनता है। एक तो इसका हेड वाला पार्ट होता है, और इसका एक क्या होता है, यहां पर टेल वाला पार्ट होता है। तो जो हेड होता है ना उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये कैसा होगा, तो इसको हम लोग यहां पर हाइड्रोफिलिक कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें, कई बार इसमें डिटेल बता चुके हैं आपको। और टेल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये हाइड्रोफोबिक, तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। पानी के साथ मेरे भाई जो तेल मिला हुआ रहता है, उस तेल में या सोप बबल्स जो हमारे होते हैं उसके जो उसमें हमारा जो संरचना होता है, और जिससे मिसेल का फॉर्मेशन होता है। और मिसेल जो बनता है वो हमारा स्फेरिकल ही तो मिसेल बनता है। मिसेल जो हमारा होता है वो गुच्छेदार होता है, स्फेरिकल बनता है इस तरीके से। तो मेरे भाई शीर्ष जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहेंगे। और जो पूंछ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक के नाम से जानते हैं। अगला है कि अगर निश्वास द्वारा निकली हुई वायु जो होगी में रहती है, क्या रहती है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं, लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे भाई एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एयर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल मेंटेन बॉडी बैलेंस। मेरे भाई ये बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उसमें आंसर आपका क्या दिया था, वेस्टिबुलर आपका यहां पर एपरेटस दिया था। और ये हमारे कान का ही भाग होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है ये हमारे कान का भाग होता है। और इसकी जो आकृति होती है, इस ऑर्गन की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, सेमी सर्कुलर होता है, कैनाल के रूप में। और उसी में दो पार्ट्स, हमारा दो पार्ट्स में इसको बांट जाता है। एक यूट्रिकल होता है, एक हमारा सेक्वेल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यूट्रिकल और सेक्वेल ये दो पार्ट्स में बटा हुआ रहता है, लेकिन मेन जो पार्ट होता है वेस्टिबुलर हमारा एपरेटस होता है, या वेस्टिबुलर ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और ये वेस्टिबुलर ऑर्गन से हमारा क्या निकला रहता है, वेस्टिबुलर हमारी बहुत सारे वेन्स निकले रहती हैं जो हमारे ब्रेन में डायरेक्ट उस चीज का संदेश को पहुंचाता है। तो पूरा बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमारे ये कान का पार्ट होता है, जिसको हम लोग वेस्टिबुलर एपरेटस के नाम से जानते हैं। अगला मेरे भाई यहां पर पैसिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं। एक्टिव और पैसिव आप समझते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी क्या कहा जाता है, एक्टिव किसको कहते हैं, पैसिव किसको कहते हैं। तो आप ये समझिए, जैसे मान लेते कोई सिगरेट अगर पी रहा है, तो जो पी रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है। और मेरे भाई जो उसके बगल में खड़ा होकर के उसका धुआं ले रहा है उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। उसी तरीके से हमारा यही चीज है। अगर हम यहां पर पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं, अगर मान लेते हैं मां के गर्भ में शिशु है, तो वो मां के गर्भ में शिशु है, इसका मतलब मां से वो क्या कर रहा है, तो पोषण प्रदान कर रहा है, अपने अंदर पोषण ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई वो क्या ले रहा है, तो उसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए ये टर्म लिखा हुआ है। तो यहां पर ये टर्म क्लियर लिखा हुआ है कि मां से अपरा द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को दूध द्वारा नवजात एंटीबॉडी अगर प्राप्त होता है, उसी को हम लोग पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। और एंटीबॉडी क्या करता है, इम्यूनिटी को तो ही बढ़ाता है, इस बात को ध्यान रखना। और उसी से वो पोषण भी प्राप्त करता है। इस तरीके से आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। मेरे भाई क्वेश्चन दे रखा है कि श्वसन जब हम क्रिया करते हैं तो उस समय डायफ्राम जो हमारा होता है, डायफ्राम के संकुचन से क्या होता है। जब डायफ्राम संकुचित होती है मेरे भाई, तो उसके अंदर क्या होगा बताइए, उसमें से क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा, जिससे अंतः श्वसन हमारा होगा। अंतः श्वसन कहने का मतलब है हमारा आयतन तो बढ़ना चाहिए, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि आप अंतः श्वसन की क्रिया कर रहे हैं। कैसी क्रिया कर रहे हैं, तो आप अंतः श्वसन की क्रिया करते हैं। तो वक्ष गुहा का आयतन, अंतः श्वसन के दौरान जब आप सांस लेते हैं तो वॉल्यूम घटता नहीं है, वॉल्यूम बढ़ता, आयतन बढ़ता है। तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है जब आप अंतः श्वसन की क्रिया करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है, आयतन बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ता है, साइज बढ़ता है, वो वॉल्यूम बढ़ जाता है अंतः श्वसन के दौरान। लेकिन जब आपका सांस बाहर निकलता है तो फिर साइज छोटा हो जाता है, उसको एक्सेलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, या एक्सपायरेशन हम लोग कहते हैं। तो वक्ष गुहा का आयतन हमारा बढ़ता नहीं, घटता है। कब, तो एक्सपायरेशन के केस में हमारा होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, श्वसन के दौरान जब डायफ्राम का में संकुचन होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, तो सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो आयतन क्या होगा, बढ़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी। तो आज का जो डिस्कशन है हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।